और इसके ऊपर टॉपिक होगा। बताएं मुझे कोई इतराज नहीं यार, ये बनी पड़ी है, मैंने पढ़ा देना, मुझे कोई मसला। लेकिन फिर बूटस्ट्रैप कल पे चली जाएगी और फिर जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो मंडे से स्टार्ट हो। और अगर मंडे से स्टार्ट है जावास्क्रिप्ट में भी 15 के दिन लेने हैं, हफ्ता 2 हफ्ते ले हैं, फिर आगे कितने लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है पहले से? कोई भी बंदा नहीं है जिसने जेएस पढ़ी। ये तो चलो फिर भी पढ़ा होगा ना, सीएसएस पढ़ी होगी, एचटीएमएल पढ़ी होगी, बूटस्ट्रैप भी पढ़ी हो सकती है आपने, ऐसा ही है या नहीं पढ़ी? बूटस्ट्रैप भी पढ़ी, सीएसएस ये पढ़ा हुआ है, सीएसएस में टॉपिक ये नहीं पढ़ा हुआ, तो ये चीजें फिर इंपॉर्टेंट है, यही कर लें फिर या बूटस्ट्रैप करवा दें। अगर बिगिनर के तौर पे आप देखें ना तो आसान चीज बूटस्ट्रैप वाली है। आप सीएसएस का कोई चीज भी अप्लाई नहीं कर रहे होते सीएसएस के अंदर, बूटस्ट्रैप के ऊपर पूरी पूरी आपकी वेबसाइट्स बन रही होती है। बूटस्ट्रैप से क्लासेस लेके आप अप्लाई करते हैं, उसकी रीजन अगर आप सीएसएस से कोई भी सेक्शन बना देंगे तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कस्टम कोडिंग ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आप ग्रिड सिस्टम भी यूज़ कर रहे हैं, इसका ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर रहे हैं। अब जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होगा, ये वाला ग्रिड सिस्टम रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये भी फर्क आता है। एट द एंड दोनों ने सेम प्रोडक्ट बनानी है। एग्री? ठीक है यार, पढ़ लेते हैं जी, बोर्ड करा लें यार, वो भाई पढ़ना चाहते हैं या अगर आप ऐसा करें, मैं आपके साथ अपना लेक्चर शेयर कर दूं, कोई पुराना जहाँ मैंने ग्रिड पढ़ाया हो, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही पढ़ाया हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं मुनासिब ज़्यादा, ऐसे कर लें हम, जिसने करना मैं उसको रिकॉर्डिंग दे दूँगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ऑल गुड? यस सर। मेन डिस्प्ले से करके क्या है जी नहीं, अलाउ नहीं ना होता रिकॉर्डिंग शेयर करना, वरना मैं जैसे आप रिकॉर्ड करें मैं यहाँ पे भी इससे अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ ना। नैपटैग नहीं बंद कर दिया हमारे रिकॉर्डिंग करना, उन्होंने कहा अगर आप रिकॉर्डिंग करके इनको प्रोवाइड करेंगे ये छुट्टियाँ करना शुरू कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम बनती है, इसलिए मैं इनलाइन नीचे लगाया था डिस्प्ले में ठीक हो गया। यस सर। ऊपर आएगा अच्छा रनिंग हो जाती है आपकी, आप बात सुन लेते, तो ये तो आपके बेनिफिशियल में थी ना बात, लेकिन नैपटैग ने अलाउ नहीं किया, वो उसने बैन कर दी, पिछले बैच में अलाउ था। यही वजह है कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग की हुई थी और मैंने आपको शायद दिखाई भी हुई है सारी रिकॉर्डिंग, उसके अंदर ये चीज़ें कवर होगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो भाई लर्न करना चाहते हैं या जो भी लर्न करना चाहते हैं, कल मैंने आपको कुछ वेबसाइट दिखाई, हम पहले उन्हीं वेबसाइट्स पे आ जाते हैं, और अगर आप बूटस्ट्रैप का ये ग्रिड सिस्टम में पढ़ाने लगा, बूटस्ट्रैप का ये पढ़ लेंगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप देखिएगा आज के लेक्चर के बाद। मैं आता हूँ रिसोर्सेज के ऊपर, बस मुझे ये ना सुनने को मिले कि ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, ये नहीं सर ने पढ़ाया, ये बात अगर मुझे सुनने को मिलती है फिर हम सिलेबस पे ही आ जाएं, फिर जो सिलेबस के ऊपर लिखा है भाई वही चल रहा और कोई राइट नहीं हुआ, तो आप उस पर तो पॉइंट भी रेज नहीं कर सकते कि सिलेबस से हट के कुछ किया है, वो तो आपके ही खिलाफ जाएगी बात, ये आप कैसे कह सकते हैं, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, मैंने ये सारी आपको बता दी थी, अच्छा इसमें कुछ नहीं बताई थी, उस पर आती है, इसमें से मैंने आपको ये बता दिया था सीएसएस बटन जनरेटर नहीं बताया, ये भी नोट कर लें, ये भी बटन जनरेट करता है, लेकिन आपको इससे बेहतर बटन जनरेशन पहले भी मिल चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड लगाना, तो आप यहाँ पे आएंगे, जस्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये सारा कुछ चेंज होता जाएगा और इसके साथ ये नीचे कोड आ जाएगा, इस कोड को उठा के आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर लेगा। ये आ गया बूटस्ट्रैप, जो मैंने आज स्टार्ट करनी है, ये उसकी वेबसाइट है बूटस्ट्रैप। ये देखें यार, अब जो आप में से जो एडवांस सीएसएस पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं ग्रिड सिस्टम ये हो, ये एक वेबसाइट है सीएसएस ट्रिक्स, इन्होंने बहुत बेहतरीन पढ़ाया हुआ है, यानी कि इन्होंने बहुत बेहतरीन कवर करवाया। आप में से जो एडवांस चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे देखिए सूडो सेलेक्टर्स करना चाहते हैं, फंक्शंस कुछ भी करना चाहते हैं, ये देखें आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर मैं सेलेक्टर्स पे आता हूँ, ब्राउज सेलेक्टर्स, तो यू विल सी कि उन्होंने अल्फाबेटिकली सारे सेलेक्टर बताए हुए, क्लास सेलेक्टर क्या करता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ना, पढ़ाया हुआ है यस सर। आप यहाँ पे आके भी इसको देख सकते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, किस तरह ये वर्किंग हो रही है। अगर मैं कंटिन्यू रीडिंग पे जाऊँगा तो ये देखिए ये डिसेंडेंट सेलेक्टर का मुझे शो करवाएगा, और ये आर्टिकल किसी
उसका मतलब है इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स यूज हो रही होंगी सारा कुछ। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है CSS ट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिल सकती हैं। अगर मैं ये देखें नीचे आता हूँ तो इनके कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये भी है। एक आपका ये वेबसाइट है पेलेटॉन। इसके ऊपर आप आते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन ये आपको एक कलर व्हील देती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो कलर चूज़ कर रहे होते हैं। ये देखिए इस तरह आप इसके ऊपर जाके कलर्स वगैरह चूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन इस पर कोई इतना खास यूज़ नहीं होता, बहुत एडवांस लेवल की कलरिंग करनी हो आपने फिर आप इसके ऊपर आते हैं ताकि इस पर काम किया जा सके। तो इसका नाम है peloton.com। ये आ गया CSS मिनीफाई। आपने जो CSS लिखी होती है जितनी भी CSS उसको ये मिनीफाई करता है। मिनीफाई का क्या मतलब है, उसको एक ही लाइन के अंदर कर देते हैं। तो जब एक ही लाइन के अंदर CSS हो जाएगी उसकी सारी स्पेसिंग खत्म हो जाएगी, वो हमारे लिए रीडेबल नहीं रहेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्राउजर्स के लिए वो रीडेबल रहेगी, क्योंकि ब्राउजर्स को तो स्पेसिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उनको तो सेमीकोलन से पता चलता है कि यहाँ पे बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं आता हूँ, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे आके अगर ये देखें, मैं इसमें से यहाँ कॉपी करता हूँ ये वाला लिंक। ये देखें, मिनीफाई CSS का ये मतलब होता है कि ये आपकी CSS को एक ही लाइन के अंदर लिख देते हैं। अब देखिए ये सारी CSS ये जब डेवलपर ने लिखी होगी तो 1 बाय 1 ही लिखी होगी, उसके बाद उसने इसको मिनीफाई कर दिया ताकि आप या मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस ना कर सके। तो अब आप देखें, आपको समझ तो आ रही है, ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगी है, बॉर्डर कलर लगा हुआ है ये वाला। ये देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ रही है ना कि ये लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो ब्राउजर है वो कंपैटिबल ही होता है, उसको ये सारी वैसी समझ आ रही होती है जैसे हमें दूसरी CSS की समझ आती है। फिर आप यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट फैमिली लगी हुई है यहाँ पे, तो बड़ी गौर करने पे हमें पता चलता है कि फ़ॉन्ट फैमिली लगी हुई है। तो इसे कहते हैं मिनीफाई CSS। आपने जब भी कोड करना है CSS के अंदर और क्लाइंट को शेयर करना है उससे पहले आप उसे मिनीफाई कर दें। तो मिनीफाई करने से क्या होगा, वो सारी स्पेसिंग रिमूव हो जाएंगी, लिहाजा कोई भी डेवलपर उसके अंदर इजीली चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे चलें। ये आपके पास शॉपिफाई की तरफ से फ्री लोगो मेकर है। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नाम लिखें, आप फ्री के अंदर लोगो बना सकते हैं और कॉपीराइटेड फ्री लोगो होता है, यानी कि कोई भी उसका कॉपीराइट नहीं आता। सो लेट्स चेक। मैं यहाँ पे शॉपिफाई के लोगो बनाता हूँ। स्टार्ट डिजाइनिंग। ये देखिए आपसे पूछेगा आपको कैसा चाहिए, कौन सी कंपनी है। मैं इसे कहता हूँ ये कंपनी रेलेवेंट है सर्विसेज कंटिन्यू। ये फिर कुछ और मजीद क्वेश्चंस पूछेगा, ये नहीं, ये इसने लोगो जनरेट करने शुरू कर दिए। इजी, इसको एडिट करें जैसे मर्जी चीज करें। अंडरस्टैंड करें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगो मेकर है, आप ये बना के क्लाइंट को सेल भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे लोगोस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ये लिंक है हमारे पास, आप नेट पे जाएंगे ना, शॉपिफाई पे जाके नेट पे सर्च करें शॉपिफाई लोगो मेकर, तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। आगे चलें जी, कोड ओपन कर लेता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के ये देखो जी, जो आप भाई साहब ग्रिड सिस्टम कह रहे हैं, ये वेबसाइट है grid.marvel.co। आपने अगर ग्रिड सिस्टम पढ़ना है, आप यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे ग्रिड सिस्टम की हर प्रॉपर्टी बड़ी डिटेल से बताई गई है। जैसा कि मैं आता हूँ यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर का क्या मतलब होता है, वो सेंटर कर देता है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये कोड मेरा कॉपी हो गया। तो यानी कि ये चीट शीट है आपके पास, जितना भी ग्रिड सिस्टम है उसकी ये चीट शीट है। यहाँ से देख के ही स्लाइड्स बनाई गई हैं जो आपको दिखा रहा था पहले। तो ये ग्रिड सिस्टम पे आप आएंगे, अलाइन आइटम स्टार्ट, इसका मतलब ये कहाँ कर देगा इसको, स्टार्ट के अंदर। अलाइन आइटम एंड, ये इसको कहाँ पे ले जाएगा, नीचे एंड के अंदर। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन की मदद से समझाया है। तो यहाँ पे सारा आपका ग्रिड सिस्टम कवर होता है। अगर किसी ने पढ़ना है CSS का प्योरली ग्रिड सिस्टम, तो अब यहाँ पे आके पढ़ सकते सर नेम क्या है इसका? हैं जी। नेम
नेम है इसका ग्रीट डॉट मालविन डॉट को, ये कोई है डेवलपर मालविन, उसने बनाया हुआ। ये आ गई जी हमारी नेक्स्ट बिग वेबसाइट animate.css। एनिमेशन मैंने आपको CSS की पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन कल मैंने आपको लगा के दिखा दी थी कि एनिमेशन किस तरह लगती है। अगर आप उससे भी एडवांस लेवल की एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये वाली लाइब्रेरी यूज की जाती है, ये जो मैंने अभी आपको दिखा। तो लेट्स चेक दैट, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हम आएंगे अपने फॉरवर्ड वाले फोल्डर में, कॉपी पास, और ये हमारे पास आ रहा है। इसको मैं कोई वन हेडिंग देता हूँ यहाँ पे, हेडिंग 1। इसको मैं ना जरा सेंटर में लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, और इसके बाद नेट नहीं आ रहा है यार। पैराग्राफ लगाता हूँ। अब आप देखिए हेडिंग हमारे पास सेंटर में शो हो गई, ठीक हो गया जी। अब मैं जरा मज़ीद इसके अंदर और ये मैं हेडिंग पे लगा रहा हूँ, आप ये एनिमेशन इमेज पे लगाएं, बटन पे लगाएं, जिस मर्जी चीज़ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, सबसे पहले आपने इसको लगाने के लिए, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, ये देखिए, एक तो तरीकाकार ये है कि आप npm ये कर लेंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अपनी HTML CSS के अंदर ये वाला लिंक अटैच करेंगे। तो ऑब्वियसली हम लिंक वाले मेथड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर काम करेंगे, ये हम पहले भी कर रहे थे। तो मैं ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करूँगा, जिस तरह हम बूटस्ट्रैप ऐड करते थे, और इसको मैं अपने हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट करूँगा। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास एनिमेशन वाली लाइब्रेरी है ये लग चुकी है। अब आते हैं हम इनकी एनिमेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे एनिमेशन है, बहुत अच्छी। मैं लगा के दिखाते हैं, देखिए ये चेक करें, ये चेक करें, और ये ऑन लोड के ऊपर होगी, ये देखिए चेक करें। अभी आपको अगर ऐसी एनिमेशन वैसे बनानी पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा CSS लिखनी पड़ेगी, एनिमेट करना पड़ेगा, डिग्रीज देनी पड़ेंगी, डायरेक्शंस देनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे आप देखें कितना सिंपली आपको जो है हर तरह की एनिमेशन आपको मिल रही है। आप इसको खुद देख सकते हैं। मैं अब आपको लगा के दिखाता हूँ, ये वाली लगा लेते हैं जो राइट साइड से आ रही है, ये वाली भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, लगाने का तरीका का ये होता है, जो आपका CSS का एलिमेंट होता है ना, उसको आपने जाके क्लास लगानी है, जैसे बूटस्ट्रैप ऐड कर रहे होते हैं। एनिमेट, एनिमेटेड, ये तो आएगा ही आएगा कीवर्ड, ये कीवर्ड आपने हर सूरत ऐड करना है, ये होता है। इसके आगे फिर आपने उस एनिमेशन का नाम ऐड करना होता है जो आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, मैं एनिमेट एनिमेटेड को कॉपी कर लेता हूँ, H1 पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ क्लास लगाऊंगा, क्लास के अंदर ये पेस्ट कर दूंगा। आगे मैं अपनी जो भी लगानी है एनिमेशन उसका नाम कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये आ गया ना, इसको ये आगे कॉपी के बटन पे, अब ये कॉपी हो गया, इसको मैं ला के जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को लोड करता हूँ, ये देखिएगा वो साइड से आ रहा है। अब इसको सेंटर लाइन नहीं किया मैंने, वरना आपको ये थोड़ा मजीद बेहतर शो होता। मैं ऐसा करता हूँ, हमारी जो CSS है उसके अंदर इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। H1 लगाया कि नहीं लगाया, मैं कहता हूँ H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो लेट्स चेक दैट। अब आपको भी चेक करना है, एनिमेशन लगी, आप इमेज पे लगा रहे हैं, बटन पे लगाना है, जिस पे मर्जी लगा रहे हैं। मुश्किल तो काम नहीं था, सिर्फ एक आपने कीवर्ड ऐड किया है। यही सेम काम बूटस्ट्रैप करती है, यही सेम काम बूटस्ट्रैप करती है कि आपने जस्ट एक कीवर्ड उठाना होता है, लगाना होता है, आपके पास पूरा फॉर्म बन जाता है, पूरा नैब बार बन जाता है, ये चीज़ें बन जाती हैं। लेट्स सी हाउ। एक और एनिमेशन लगाते हैं अच्छी सी कोई, यहाँ पे बहुत सारी हैं, ये देखिएगा, चेक करें।
अच्छी लगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ। हमने इसकी जगह पे ये हमारे पास सेम ही रहेगा, एनिमेट एनिमेटेड। बस मैं इसको रिमूव करूँगा, इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया जी। अगर ये होवर पे लगानी हो या ओन क्लिक पे, सब पे लगेगी, सब पे लगेगी। आप सुडो क्लास लगाएंगे, आप इसको अप्लाई कर देंगे दैट्स इट। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको एज अ क्लास यहाँ पे, क्योंकि सीएसएस के अंदर तो आप जाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि सीएसएस इसकी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, हमें तो क्लास प्रोवाइड की हुई है। हम इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ये भी याद रखिए कि जैसे ही आ रही है हमें ऐसे इसको अप्लाई करें। मैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इतना पॉसिबल हो सकता है कि आप ये वाली जो क्लास है इसको अलग से कॉल कर लें यहाँ पे सीएसएस के अंदर जाके सेम क्लास को, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें, लेकिन उससे फिर दोनों प्रॉब्लम करते हैं, यानी कि आपका जो एक्चुअल बिहेवियर होता है वो इफेक्ट होता है। तो आपने ये एज इट इज अप्लाई कर लिया। समझ आ गई एनिमेट और सीएसएस की? ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट की एनिमेशन। आज मैंने आपको बूस्टअप पढ़ानी है, जो मैंने बूस्टअप पढ़ानी है ना, वो आपने कभी भी यूज कर रहे होते कि आप 0 से सारी चीजें लेके और पूरी वेबसाइट बना रहे हो। मैक्सिमम टाइम 90% ऐसा ही होता है कि ये बनी बनाई टेम्पलेट हमारे पास होती हैं। ये देखिए, ये बनी बनाई टेम्पलेट। अब आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है ना, ये देखिए, ये आ गई वेबसाइट। इसको यहाँ से फ्री में डाउनलोड करें। ये HTML CSS और बूटस्ट्रैप से बनाई गई है। यहाँ पे अपनी इमेज चेंज करें, रिज्यूमे अटैच करें, इसके सारे पेजेस भी यहाँ पे नजर आ गए। मैं लाइव प्रीव्यू आपको इसका दिखाऊं, ये देखिएगा, ये इसका लाइव प्रीव्यू है जी। आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हैं, प्रोजेक्ट अटैच कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अटैच कर सकते हैं। तो आपको बूटस्ट्रैप के अंदर भी बनी बनाई थीम्स मिल रही होती हैं। तो ये वेबसाइट हमारे पास startbootstrap.com, जिसको आपको बहुत सारी थीम्स फ्री में मिलती हैं बूटस्ट्रैप के रहकर, जो मैंने आज पढ़ानी है। तो जब आप आज बूटस्ट्रैप पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप इस काबिल होंगे कि इनके अंदर चेंजेस कर सके, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर बनाएंगे। बात समझ आ गई है? और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं यहाँ। ये देखिए, ये वाली वेबसाइट बहुत अच्छी है और ये कितनी डाउनलोड हुई है ये भी चेक करें फ्री के अंदर। अच्छा, फिर ये एक और वेबसाइट है mdbootstrap.com। इसके ऊपर भी बूटस्ट्रैप की बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हैं फ्री के अंदर। ये देखिए, आपने प्राइसिंग पैनल लगाना होता है ना, तो प्राइसिंग पैनल 0 से बनाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से उठा के उसको मॉडिफाई कर लें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, पैकेज चेंज कर दें, कलर स्कीम चेंज कर दें, जो आप चेंज करना चाहते हैं कर दें। समझ आ रही है? तो आज की क्लास के बाद क्या चल रहा है? शूटिंग बच्चे कर रहे हैं। वेबसाइट है जो भी आपने डाउनलोड की है, आपकी सीवी ये वो सारा उसके अंदर रेडी हो और वो गिटहब के ऊपर डिप्लॉय होनी चाहिए। एक असाइनमेंट ये है। दूसरी असाइनमेंट ये है कि ये जो मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ इनमें से कोई एक वेबसाइट आपने क्लिक कर लेनी है, ठीक है? कोई एक, उसके अंदर सम और चेंजेस करके आपने उसको भी कंप्लीट वेबसाइट के तौर पे प्रेजेंट करना है कि मैंने इसके अंदर ये टेस्टिंग की है, ये चेंजेस किए हैं, ये सारा कुछ बनाया है। जब आप ये काम कर लेंगे फिर हम आएंगे 0 से वेबसाइट बनाने की तरफ कि अब आप 0 से HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करके कोई वेबसाइट बनाएं। जब आप ऑलरेडी बिल्ड वेबसाइट के अंदर कंपोनेंट्स को देखेंगे आपको बहुत बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह वर्क कर रहे हो। तो ये जब आप डाउनलोड करेंगे आपके पास HTML CSS और बूटस्ट्रैप का कोड आ रहा होगा। जिस तरह आप CSS लिखते हैं, HTML लिखते हैं, वही सारा कोड आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। ये कैसे है जी, ये मेन्यू कौन सा? ये देखो ना यार, mdbootstrap.com पे जाएंगे, आगे फ्री बीज का यहाँ पे एक सेक्शन होगा कोई भी। अब मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, मैंने तो बुक मार्क करके रखी हुई है चीजें ताकि मुझे वेबसाइट के ऊपर जाके देखना ना पड़े। बुक मार्क की है वैसे, आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, mdbootstrap.com/freebies। फिर मैंने चूंकि अभी आपको टेलविंड नहीं पढ़ानी, तो टेलविंड के रेलेवेंट भी आपको सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती हैं। कि टेलविंड पढ़ने के बाद भी आप टेलविंड में वेबसाइट नहीं बना रहे होते, आपको बनी बनी बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। ये देखिए, ये टेलविंड के अंदर बनी है। स्लैश लगा के आगे क्या लिखना है? फ्रीबीज। ये भी फ्लैक्स बॉक्स के लिए चीट शीट है, देख लें यार सब लोग जिन्होंने फ्लैक्स बॉक्स CSS का पढ़ना है ना, ये देखें यहाँ पे भी वो डिटेल से पढ़ा रहे हैं।
अलाइन आइटम स्ट्रेच का क्या मतलब है, डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब है, फिर ये देखा लाइन आइटम फ्लेक्स एंड का क्या मतलब है। ये नहीं कि आपको एनिमेशन की मदद से पढ़ा रहे हैं, इतना सा फ्लेक्स बॉक्स होता है हमारे पास। ऑल गुड, और ये भी नोट कर लें, ये है dark.com फ्लेक्स ऑफ चीट शीट, dark.com फ्लेक्स बॉक्स चीट शीट, ठीक है जी। क्या dark.com फ्लेक्स बॉक्स चीट शीट, ये आप नेट पे यही लिख लेंगे ना तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, बूस्टरैप बहुत पॉपुलर है, तो अभी हमारे पास बूस्टरैप का फिफ्थ वर्जन है 5.3 जिसे कहते हैं, लेकिन एट दैट फिफ्थ वर्जन मौजूद है। बूस्टरैप यूज क्यों की जाती है, ताकि हमें बाय डिफॉल्ट कोडिंग मिल जाए, कंपोनेंट मिल जाए, हम उनको जस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करें। ये कंपोनेंट उन लोगों ने बनाया जिनका डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये नोट किया कि जब भी हम वेबसाइट बनाने आते हैं हमें बटन चाहिए होते हैं, जब भी वेबसाइट बनाने आते हैं हमें नैव बार भी चाहिए होता है, हमें हीरो का सेक्शन भी चाहिए होता है, तो क्यों ना हम नैव बार बटन ये चीज़ें बना के रख दें और यूज़र को एक क्लास प्रोवाइड कर दें कि भाई अगर बटन लगाना है यूज़र बजे वो जितना भी कोड होगा वो रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिव का मतलब कि हर डिवाइस के ऊपर बेहतरीन शो हो रहा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप CSS का कोड खुद से करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता, वो आपको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है बाय यूजिंग मीडिया क्वेरी, बाय यूजिंग फ्लैक्स और इस तरह से उसे रिस्पॉन्सिवनेस लाना। तो इसकी टैगलाइन ये है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूस्टरैप। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सारा रिमूव कर देता हूँ और CSS का अब हमारे साथ कोई काम नहीं है, तो लिहाजा मैं सिंपली इसको लेके चलता हूँ। टाइटल हम इसका कर देते हैं बूस्टरैप, और अगर आपको बूस्टरैप की अच्छी समझ आ गई तो समझिए टेलविंड भी आपको 50% समझ आ गई। टेलविंड और बूस्टरैप के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि बूस्टरैप के अंदर क्लासेस कम है, टेलविंड के अंदर क्लासेस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे बूस्टरैप हमें 5-7 कलर अप्लाई करने की इजाज़त देती है, टेलविंड हमें 1000 कलर अप्लाई करने की इजाज़त देती है। तो बस इतना का फ़र्क है, दोनों में सिस्टम यही होगा, क्लासेस ऐसे ही अटैच हो रही है, ठीक है। बूस्टरैप 5 ये मैंने टाइटल दे दिया, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ बीच वन हेडिंग लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इसमें एक यहाँ पे पैराग्राफ लगाता हूँ लोगोमिथ्रम के साथ, फिर मैं इसके बाद H2 हेडिंग लेता हूँ, बूस्टरैप ग्रिड, और फिर इसके नीचे फिलहाल मैं एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ। बात करता हूँ इसका, और अभी देखें हमारी वेबसाइट ऐसी नजर आ रही है, हमने कोई बूस्टरैप अप्लाई नहीं की, कुछ नहीं। अब बूस्टरैप का पहला मैजिक आपको मैं ये दिखाता हूँ। आप देखें ये साइड पे थोड़ा सा वाइट बार आ रही है, इसे क्या कहते हैं, मार्जिन, पैडिंग भी कह सकते हैं कि इसके और बॉर्डर के दरमियान ये जो फासला है ये क्या कहलाएगा, पैडिंग। दोनों की पैडिंग आ रही है, टॉप के ऊपर भी वाइट स्पेस आ रही है, यहाँ साइड पे वाइट स्पेस आ रही है। तो अगर आप प्योरली HTML CSS यूज करते हैं तो आपका पहला काम ये होता है कि भाई CSS के अंदर जाओ, मार्जिन 0 कर दो, यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करके मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये दोनों को 0 कर दो। उससे क्या होगा, ये साथ साथ जुड़ जाएंगे ताकि आपको वेबसाइट बनाने में आसानी हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही चलेंगे, आप कोई कलर अप्लाई करेंगे, यहाँ साइड पे वाइट एक बार रह जाएगी। यानी कि प्योरली HTML CSS में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ यूनिवर्सल रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं कि भाई ये हर सूरत अप्लाई होंगे किसी भी वेबसाइट के अंदर, ताकि जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज आ रही हैं हमारे पास वो 0 हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए और हम कस्टमाइजेशन वाला काम खुद से कर सकें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बूस्टरैप ने हमारी लाइफ ऐसे आसान की कि जैसे ही मैं बूस्टरैप इसके अंदर अटैच करूंगा, अभी मैं कोई क्लास नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अटैच करूंगा, वो हमारे प्रोजेक्ट का जब कंट्रोल ले लेगी बूस्टरैप, तो वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगी जो दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस कही जाती हैं, जो कि बड़े बड़े सीनियर डेवलपर उनको यूज करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देगी। इट मींस कि आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है, मुझे ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। बूस्टरैप का यूज करते हुए पहले से उन्होंने वो चीजें बिल्ट इन रखी हुई, लिहाजा बूस्टरैप का यूज करके आप सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर
होते हैं कि आप सब सिमिलर कोड ही कर रहे होते हैं और वो कोड बाकी डेवलपर्स को पढ़ने के लिए भी आसानी रहती है। और गुड, अब हम अटैच करने की तरफ आते हैं। बूटस्ट्रैप लगाते कैसे? अगर आप बूटस्ट्रैप के होम पेज पे आए, एक तो तरीका क्या होता है npm के थ्रू बूटस्ट्रैप लगाने का। अब मैं यहाँ पे एक और चीज क्लैरिफाई कर, ये जो बूटस्ट्रैप हम पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ है HTML और CSS के लिए। जब हम रिएक्ट के अंदर जाते हैं और उसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप लगानी पड़ती है, उसके अंदर ये बूटस्ट्रैप नहीं लगता, उसके अंदर ये बूटस्ट्रैप नहीं लगता, उसके अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप लगती है, वो एक अलग चीज है। लेट्स चेक दैट। उसके अंदर ये बूटस्ट्रैप अप्लाई होती है, ये देख, इसका होम पेज देखें और इसका होम पेज देखें, दोनों में फर्क। तो ये हमारे पास क्लासेस दोनों की सेम है, यानी कि यहाँ पे भी BTN लगेगी बटन लगाने के लिए, वहाँ पे भी BTN ही लगेगी, लेकिन somehow इसका सिंटैक्स चेंज है। तो हम बूटस्ट्रैप अगेन से पढ़ रहे होंगे जब हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे, रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप को अटैच करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन ये देनी थी कि भाई रिएक्ट के साथ ये वाली बूटस्ट्रैप अटैच नहीं होगी, ये वाली बूटस्ट्रैप अटैच होगी। ठीक है, ओके। अब एक तरीका तो ये है, ये हम स्किप कर देंगे। फिर नीचे अगर आएंगे तो हमारे पास होता है CDN। CDN stands for Content Delivery Network। मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब इसका क्या फायदा होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क उसको कहते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये जो सेम कोड है ना बूटस्ट्रैप का, ये कहीं ना कहीं लिख के रखा हुआ है और हमें उसकी क्लासेस दी हुई हैं, ये काम किया हो। अब ये कोड इन्होंने दुनिया में एक जगह भी नहीं रखा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर कोई 25-30 लोकेशंस के ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं गुलबर्ग 3 के अंदर बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास नियरेस्ट लोकेशन होगी ना, वहाँ ये मुझे अटैच करेंगे, वहाँ से मुझे जो है वो कोड सेंड कर रहे होंगे, जिसका फायदा ये होगा कि हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाएगी, कोई भी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर इन्होंने एक ही सर्वर रखा होता, अब दुनिया के किसी और हिस्से से कोई रिक्वेस्ट करता, तो रिक्वेस्ट को ट्रैवल होते टाइम लगना था, और वो मिली सेकंड के अंदर टाइम होता है। बट मिली सेकंड भी डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, आपकी वेबसाइट स्पीड के ऊपर। लिहाजा उन्होंने इसके लिए CDN यूज किया, ये बहुत फास्ट होते हैं और दूसरा इसका मकसद होता है ये पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े होते हैं। सो बूटस्ट्रैप जो है वो सिर्फ HTML CSS से नहीं बनी हुई। देखो अगर HTML CSS से बनी होती तो बूटस्ट्रैप के थ्रू हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बना सकते। बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट भी उन्होंने बाय डिफॉल्ट एम्बेड कर दी है, बाय डिफॉल्ट लिख दी है उसके अंदर। हमें यानी कि इसको पढ़ने के लिए जावास्क्रिप्ट आना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू है। अब जब आप क्लिक करते हैं फिर ही वो नीचे को ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है ना। अब जो क्लिक करके नीचे को ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, ये तो आ रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से, ऐसा ही है ना। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना HTML CSS का काम है, लेकिन उसको नीचे को लाना, ऊपर को लाना, वो किसका काम है? जावास्क्रिप्ट। तो इसका ये फायदा होता है बूटस्ट्रैप का कि इसके पीछे जावास्क्रिप्ट भी अटैच होती है, तो हमें ऐसा जावास्क्रिप्ट पहले लर्न नहीं करनी पड़ती। हम लर्न करेंगे लेकिन फॉर रिएक्ट लर्न करेंगे, क्या हम जावास्क्रिप्ट उतनी लर्न करेंगे हम रिएक्ट के अंदर बेहतरीन काम कर सकें। सो हमें दो लिंक्स मिलते हैं यहाँ पे, एक लिंक का टैग मिलता है जो आपने पहले भी यूज किया हुआ है CSS अटैच करने के लिए, एक स्क्रिप्ट का टैग मिलता है। स्क्रिप्ट का टैग होता है जावास्क्रिप्ट अटैच करने के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस है। CSS का जो टैग है लिंक वाला, जब आप इसको कॉपी करते हैं, आप इसको अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर लगाते हैं, ठीक हो गया जी। इसको कहाँ लगाते हैं? हेड सेक्शन। जो स्क्रिप्ट का टैग है इसको आप जहां पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही होती है ना, उससे पहले लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट जब किसी वेबसाइट के साथ अटैच की जाती है तो जहां पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही होती है उससे पहले अटैच की जाती है। सो मैं इसको कॉपी करता हूं, नीचे आऊंगा, ये यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, इससे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा। अंडरस्टैंड थी मेरी बात? तो ये वो बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको आनी चाहिए। अब मैंने ये अटैच कर दी बूटस्ट्रैप, मैंने कोई क्लास तो नहीं लगाई, सिर्फ बूटस्ट्रैप ही अटैच की है ना। अभी मेरी वेबसाइट ऐसी नजर आ रही है। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सारी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर देगा जो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से डेवलपर्स अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, उसने
उसका मार्जिन पैडिंग भी सारा खत्म कर दिया, उस पे फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट सारा कुछ ही चेंज कर दिया। तो ये फायदा होता है बूस्टरैप का। कभी मैंने लिंक ही लगाया, अभी मैंने उसकी कोई क्लास वगैरह ऐसा नहीं लगाई। बात समझ आई आपको? तो ये बूस्टरैप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। अब आती हैं जी इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये डॉक्यूमेंटेशन और ये आपको हमेशा मन में रखनी पड़ेगी जब भी आप बूस्टरैप के अंदर काम कर रहे होंगे, क्योंकि सारी क्लासेज याद नहीं होती, ना ही याद रखना जरूरी होता। आप वन बाय वन यहाँ से देख रहे होते हैं, क्योंकि क्लासेज उन्होंने खुद से डिफाइन करके दी हैं, हमने खुद तो नहीं बनाई ना, तो हमें वही सेम स्पेलिंग लिखने पड़ते हैं, वही सेम काम करना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो होगा कंटेनर्स। कंटेनर सिस्टम बूस्टरैप के अंदर जितना भी काम होता है ना, ये कंटेनर सिस्टम में होता है। आप ये समझे HTML के अंदर जितना भी काम होता था वो किसी डिव के अंदर ही हो रहा होता था कि हम डिव के अंदर एलिमेंट्स को रखते थे कि ये इतना सेक्शन है, ये इतना सेक्शन है, ये इतना सेक्शन है। बूस्टरैप के अंदर सारा काम कंटेनर्स के अंदर होता है। और ये जो कंटेनर्स हैं ये रिप्लेसमेंट है फ्लेक्स बॉक्स की और ग्रिड सिस्टम की। जो काम फ्लेक्स बॉक्स करता है ना कि हमारे एक पेज को डिवाइड करता है पार्ट्स के अंदर, कंटेनर वही काम करता है। लेकिन इसकी जो डिवीजन है वो ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होती है। जबकि ग्रिड के साथ जब आप डिवीजन करते हैं फिर आपको मीडिया क्वेरी लगा के उनको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है कि यार जब 1080 पिक्सल पे आओ तो ये शो होना, ये देखिएगा। Containers are fundamental building blocks of Bootstrap that contain padding and align your content within a given device or viewport। लेकिन by default उसने डिवाइस का भी ख्याल रखा हुआ है और viewport का भी ख्याल रखा हुआ है। So let's check। ये हमारे पास डिफरेंट नजर आ रहा है सबको? जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये नीचे। अब हमारे पास इतनी टाइप्स की डिवाइसेस होती है। अब अगर मैं कस्टम CSS यूज करता हूं मीडिया क्वेरी के थ्रू, मुझे इन सब को टैकल करना पड़ना था, इस सब को हैंडल करना पड़ना था ना कि भाई अगर मोबाइल पे जाना तो ये कर देना, उस पे जाना, मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके। जबकि अब हमें वो काम नहीं करना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा स्मॉल होता है 560 पिक्सल से नीचे, स्मॉल के अंदर ये आता है। अगर मैं कंटेनर की क्लास लगाता हूं किसी भी डिव के ऊपर, किसी भी डिव पे मैं कंटेनर की क्लास लगाता हूं, इट मींस 100% ये शो होगी जब इतना साइज होगा। जब इससे साइज बढ़ेगा ये 540 पिक्सल 720 पिक्सल और ये सबसे बड़ा स्क्रीन साइज होता है। और जो डबल एक्सल लार्ज है ये हमारे पास यूज होता है 1400 पिक्सल से बड़ी डिवाइस के लिए। तो फिर वो बड़ी कितनी भी हो सकती है, वो प्रोजेक्टर भी हो सकता है, वो SMD भी हो सकती है आपकी बहुत बड़ी, उसके ऊपर भी ये जो है प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। जबकि जब आप मीडिया क्वेरी लगा रहे होंगे अगर आपने SMD का ख्याल नहीं रखा तो जब SMD कोई वेबसाइट ओपन होगी वो तो स्ट्रेच हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसके सारे पिक्सल जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, इमेजेस आपकी स्ट्रेच हो जाएंगी, फर्क आ जाएगा। सो लेट्स अप्लाई दिस। अभी आप देखिए मैंने बूस्टरैप अप्लाई किया है, मैं यहाँ पे आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा मजीद नीचे आता हूँ। एक और चीज़ देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो पूरी बूस्टरैप के अंदर सिमिलर रहेंगे। SM, MD, LG, XL, डबल एक्सल और फ्लोट, ये सारे ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ ये वाला कीवर्ड चेंज होगा, कंटेनर की जगह कुछ और आ जाएगा, लेकिन साइज उसका MD ही रहेगा, साइज उसका XL ही रहेगा। तो ये चीजें साथ साथ चलेंगी। जिसका पिक्सल साइज साथ साथ चल रहा था ना CSS के अंदर 25 पिक्सल 30 पिक्सल 10 पिक्सल, ये इसी तरह चलेगा। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, आपने जब भी किसी को कंटेनर कहना होता है तो आप उसको क्लास क्या दे देते हैं? कंटेनर। जस्ट कंटेनर एक कीवर्ड ऐड करते हैं आप, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अब ये कैसे होती है ये देखिए, ये कंटेनर आ रहा है, कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, कंटेनर लार्ज, ये वो। मैं जस्ट आपको कंटेनर अप्लाई करके दिखाऊं, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, इसको मैं क्लास लगाता हूँ कंटेनर। एक हमारे पास ना एक्सटेंशन होती है जिसकी मदद से हमें एक फायदा होता है। अगर आप वो एक्सटेंशन इसमें नहीं इंस्टॉल करेंगे ना, आपको वो सेम प्रॉपर्टी वहां से कॉपी करके बूस्टरैप की यहाँ लिखनी पड़ेगी। ये आपको ऑटो सजेस्ट नहीं करवाएगा। ऑटो सजेस्ट क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि बूस्टरैप कौन सा बिल्ट इन आती है, बूस्टरैप तो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है ना, ये नहीं समझ रहा होगा। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है जिसकी वजह से ये देखो मुझे सारी ऑटो सजेशन शो हो रही है, और ये सारी ऑटो सजेशन मुझे कहां से आ रही है? बूस्टरैप से। उस एक्सटेंशन का नाम है हमारे पास ये वाली बूस्टरैप इंटेलिजेंस। इसका क्या नाम है? बूस्टरैप इंटेलिजेंस। आप
वो सारी क्लासेस नजर आ रही है, तो बजाय ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, वहां से कॉपी करें और फिर आप उसको लगा दें। ओके जी, वापिस आते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे लगाता हूँ कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम कोई भी कंटेंट ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, लॉरम इप्सम एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे। अब आप देखिएगा, इसे कहते हैं गटर्स। ये जो वाइट स्पेस आ रही है इसे क्या कहते हैं? गटर्स। ये जी U डबल T गटर्स, इसको भी हम डील करते हैं, लेकिन बताना मकसद है इसका नाम ये। अब कंटेनर लगाने का मकसद ये है, ये आप इसको याद रखिएगा। कंटेनर 100% कब होगा? जब मेरी स्क्रीन का साइज 560 पिक्सल से कम होगा। अभी मेरी स्क्रीन का साइज उससे ज्यादा है ना, ज्यादा है तो वो 100% उसको एक्सपेंड नहीं कर रहा, साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ रहा है ताकि उसको एडजस्ट कर सके, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव रख सके। अब हम देखते हैं कि इसका 576 कैसे आएगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके अब देखिएगा, मैं यहाँ पे आऊंगा रिस्पॉन्सिव के ऊपर। अब मुझे बताएं अभी मेरा साइज कितना शो हो रहा है? 1204 to 11 शो हो रहा है ना। मैं इसको अभी भी साइड पे, ये देखें मैं मार्जिन शो हो रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ऐसे नहीं होगा, मैं इसको पहले रीसेट करता हूं, यहां से जूम करता हूं 100%। साइड पे हमें शो हो रहा है बाहर। अभी इसका साइज क्या है? 1100, तो इसकी 1100 के मुताबिक है। मैं क्या करता हूँ, उसको कम करता हूँ, कम हो रहा है ये। अब कितना? 851। इसने 100% कब होना है? जब ये 576 से कम होगा, यानी कि 575 होगा, तब इसने पूरी 100% पे आना। रिस्पॉन्सिवनेस चेक होती है। लेट्स सी, मैं इसको मजीद नीचे लाता हूँ। ये देखो अभी भी ये खुद को एडजस्ट कर रहा है क्योंकि 576 पे नहीं आया। अब देखिए जैसे ही मैं ये देखिए 569, ये देखिए 585 पे आ गया हूं मैं, नजर आ रहा है ना ऊपर आपको। अब मैं अगर हल्का सा नीचे को आता हूँ, ये देखिएगा अभी भी ये देखिए साथ ही उसने मार्जिन को खत्म कर दिया, उसको 100% मुझे शो करवा दिया कि भाई 100% ये चीज। बात अंडरस्टैंड की मेरी? अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंटेनर स्मॉल, कंटेनर लार्ज ये लगा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट कहाँ से चेक होती है? इस टेबल से। अब ये टेबल मुझे कह रहा है कि भाई अगर आपने टेक्स्ट को हमेशा ही 100% शो करवाना है तो फिर आप कंटेनर फ्लूइड लगा दें। इसका मतलब वो हर डिवाइस पर 100% ही शो होगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इन 3 डिवाइसेस के ऊपर शो करवाना है तो कंटेनर लार्ज लगा दो। लगा के देखते हैं, कंटेनर LG करके देखते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा, यहाँ कंटेनर LG कर। अब कंटेनर LG करने से ये होगा, मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, 773 पे हूँ, 3 पॉइंट ही रह गए ना बाहर आने में। जैसे ही मैं 3 पॉइंट बाहर आऊँगा ये अगेन से 100% को लीव कर देगा। लेट्स सी, ये अभी भी कर रहा है। उसकी रीजन मैंने लगाया कौन सा? LG लगाया। ओके, LG 100% दे रहा है। इसके बाद भी अगर आ रहा है तो वो लेट मी चेक कहां तक ये जाता है। ये देखो यहाँ पे आगे ये ब्रेक हुआ, ये कहां पे ब्रेक हुआ? 900 एंड समथिंग, 992 पे ब्रेक हुआ। 992 पे ये इसने फिर एक्चुअल साइज मुझे शो करना स्टार्ट किया। बात समझ आई? अब अगर मैं इस पे फ्लूइड की क्लास लगाता हूँ, फिर समझो ये हर जगह पे 100% ही शो। हियर वी गो। अब आप जैसे मर्जी कर लें, ये 100% रहेगा, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, ये 100% ही शो होगा। ये देखिए खुद को एडजस्ट कर रहा है। बात समझ आई? तो कंटेनर की क्लास का सिर्फ इतना काम है, और कंटेनर की क्लास आएगी तो ग्रिड सिस्टम अप्लाई होगा, यानी कि कंटेनर हमेशा पेरेंट रहेगा। उस टाइम में जब भी आपने वेबसाइट बनानी होती है, सॉरी HTML CSS, आप बॉडी का टैग लेते हैं ना,
फिर ही उसके अंदर कोई बात स्टार्ट होती है। यही सेम समझ लें कि बूटस्ट्रैप की तो वेबसाइट बनाने के लिए कंटेनर की क्लास लगाएंगे तो आगे बात स्टार्ट होगी, क्योंकि कंटेनर से आपने सबसे पहले डिवाइस का साइज स्पेसिफाई करना है, फिर अगली बात स्टार्ट होनी है। फिर उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो अपने हिसाब को अपने इसको अपन उस हिसाब से मैनेज कर रहे होंगे बूटस्ट्रैप वाले हिसाब से। बात समझ आइए? अब हमारा आता है ग्रिड का टॉपिक। यूज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड। देखो वो क्या कह रहा है, ये किसकी रिप्लेसमेंट में है? फ्लेक्सबॉक्स प्लस ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस थैंक्स टू अ 12 कॉलम सिस्टम। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट अगर मैं ग्रिड की क्लास लगाता हूं तो वो मेरी स्क्रीन को 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देगा, 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। अब देखो मैंने 3 इमेजेस लगानी है, मैं 4 के अंदर लगा दूं, 4 कॉलम के अंदर एक इमेज, 4 के अंदर एक इमेज, 4 के अंदर एक इमेज। फिर जब मैं उसको छोटी डिवाइस पे लेके जाऊंगा फिर मैं उनको 4 ऊपर नीचे कर दूंगा, स्टैक कर दूंगा ऊपर नीचे। जब मोबाइल पे वेबसाइट ओपन होती है तो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सीधी नजर आ रही होती है, ये देखें ना स्क्रीन के ऊपर जो आपको ऐसे सीधे बॉक्सेस नजर आ रहे होते हैं, जब मोबाइल पे ओपन होंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएंगे। तो ये सारा सिस्टम जो स्टैक करना है कंटेनर में करना होता है, जो आप क्लास कंटेनर लगा रहे हो, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक हो गया जी? अच्छा, 6 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टाइल्स, ये हम देखते हैं जी कैसे वर्क होता है। ये आ गया हमारे पास 12 कॉलम सिस्टम। ये 12 कॉलम सिस्टम बनाने के लिए मैं यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पे ला के पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको साइड से बंद कर। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने एक पेरेंट डिव ली, ये देखिए ये हमारी क्या है, पेरेंट डिव, ऐसे ही होता है। उसके अंदर मैंने कंटेनर की क्लास लगाई। कंटेनर की क्लास क्यों लगाई जी? बोले ना रिस्पॉन्सिव, तो कंटेनर तो आना ही आना। साथ में मैंने क्लास लगाई टेक्स्ट सेंटर की। हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करते थे सीएसएस के थ्रू, अब आपने ऐसा नहीं करना। जिस चीज को आपने सेंटर में करना ना उस पे क्लास लगा देनी आपने टेक्स्ट सेंटर की। देखो अभी हमारी, मैं रिफ्रेश करता हूँ जरा इसको, अभी हमारी ये वाली हेडिंग किस पे शो हो रही है? लेफ्ट लाइन शो हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सीएसएस के थ्रू इसको सेंटर में लेके आया था एनिमेशन लगाने के लिए, मैंने टेक्स्ट लाइन क्या किया था? अब वो टेक्स्ट लाइन सेंटर करने से ये रिस्पॉन्सिव नहीं रही, ये अपने आप को मैनेज नहीं करेगी। अब अगर मुझे बूटस्ट्रैप आती है, मैंने अब किसी चीज को सेंटर में लाना है, तो मैंने क्या करना है, H2 में आऊंगा। कहाँ है हमारी H2? ये रही। यहाँ पे आके जस्ट क्लास लगा दूंगा टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सॉरी सेंटर, दैट्स इट। टेक्स्ट सेंटर लगा दूंगा और देखिएगा स्टूडेंट सेंटर में चली गई। और ये फिर खुद को एडजस्ट भी कर रही होगी, ये देखें, चेक करें, एडजस्ट कर रही है ना खुद को, दोनों साइडों से बराबर का डिफरेंस है। तो ये क्लासेस का सारा काम है, इसके अंदर आपने क्लासेस ये याद रखने का काम होता है। और इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है, अब फास्ट ही हुई ना, बजाय कि पहले मैं यहाँ क्लास को भी नाम देता फिर मैं वहाँ पे जाके क्लास चेक करता और उसको कॉल करवाता। हमारे सारे सिलेक्टर क्या हो गए हैं? 0, एक ही रह गया क्लास वाला जो मैंने बताया। ओके सर ये वाली जो सीएसएस है ये एक्सटर्नल नहीं हो सकती? कौन सी? ये बूटस्ट्रैप ये एक्सटर्नल ही है, लेकिन ये हमारे पास नहीं है, ये किसी सर्वर पे पड़ी हुई है। जब हम अपने कोड पे लिखते हैं तो वो सारी सीएस जब हमें ज्यादा सीएसएस लिखनी होती है, ये सीएसएस नहीं है, ये क्लासेस हैं सीएसएस, ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। ये क्लास में एडिट कर सकते हैं जी, बूटस्ट्रैप के जो सोर्स हैं सीएसएस की उनमें एडिट सोर्स में नहीं एडिट कर सकते। अगर आपने एडिटिंग करनी है ना, आप यहाँ पे सीएसएस की फाइल बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन मुझे कोई पॉइंट नजर नहीं आता कि आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो तो आपको सवाए कलर स्कीम के क्लाइंट की कलर स्कीम चेंज करनी पड़ती है जस्ट आपको, उसके लिए आप सीएसएस अपनी अटैच करते हैं कि उसके लिए बैकग्राउंड कलर ये लगा दो, कलर ये लगा दो, वो बूटस्ट्रैप आपको नहीं देगी। अदरवाइज बाकी हर चीज बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रही है, ग्रिड सिस्टम, फॉर्म, टेबल, हर चीज प्रोवाइड कर रही है। वो देख रहे हैं हमारी साइड। यहाँ पे अब 2 क्लासेस यूज हुई हैं, ये भी समझ लें। ये देखें
जब आपने एक से ज़्यादा क्लास अप्लाई करवानी है तो आप इस उनके दरमियान स्पेस ऐड करते हैं, एक स्पेस लगाते हैं अगली क्लास लगाते हैं। बात समझ आइए, एक स्पेस लगाते हैं अगली क्लास, तो ये दो क्लासेस हो गई। अब इस डिव के अंदर मैंने ली ये वाली पेरेंट डिव्स, ये वाली एक डिव ली जो इसके अंदर है चाइल्ड, किसकी चाइल्ड है इसकी। इस डिव को मैंने क्या कह दिया क्लास रो का मतलब है एक रो। जैसे ही मैंने क्लास रो लगा दिया उसने खुद ब खुद इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बात समझ आ रही है, उसने खुद ब खुद इसको क्या कर दिया 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अभी वो मुझे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे 12 पार्ट नजर नहीं आ रहे, सो मैं उसको नजर लाने के लिए ना यहाँ पे मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। अच्छा, अब बॉर्डर यहाँ पे लाने के लिए पहले हम क्या करते थे, कोई क्लास लगाते थे, फिर उस क्लास को सीएसएस के अंदर जाके कहते थे बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड रेड वगैरह। अब वो बात खत्म हो गई। अब हमने उसकी जगह क्या करना है जी, बॉर्डर जैसे मैं बॉर्डर लिखूंगा ये उसकी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। जैसे हेडिंग्स की वैल्यू ना आती h1 h2 h3। अब ये हेडिंग्स आने से आप कंट्रोल हो गया कि भाई बॉर्डर आप 10 नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 10 दुनिया में अच्छा ही नहीं लगता। जबकि जब आप कस्टम सीएसएस लगा रहे थे आप बॉर्डर 10 लगा सकते थे ना, इतना मोटा बॉर्डर। तो भाई क्यों लगाना है वो इतना मोटा बॉर्डर, क्यों चाहिए आपको? तो इससे आप खुद ब खुद लिमिट हो जाती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ, कि खुद ब खुद आप बुरा कोड नहीं कर सकते। क्योंकि आपने कोड तो करना है बूटस्ट्रैप का यूज करते हो, तो बूटस्ट्रैप का यूज करते जब आपने कोड करना है तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कोड है। मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर 1। बॉर्डर 1 कहा, वो बॉर्डर चला ही गया यहाँ से। अच्छा, बॉर्डर हम 5 कहते हैं, 5 इज अवेलेबल। ये इसकी रीजन होनी है, कलर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर कलर होगा हमारे पास एक होता है नहीं, अकेला कलर टेक्स्ट कलर होता है शायद, टेक्स्ट डेंजर। यस, टेक्स्ट डेंजर। अब डेंजर होता है रेड कलर का शो होता है danger। ये तो थोड़ी मैंने टेक्स्ट कलर डेंजर लगा दिया। ये देखो टेक्स्ट मेरा डेंजर हो, टेक्स्ट मेरा रेड हो गया, जो कॉलम आ रहा था उसके अंदर वो मेरे पास रेड हो गया। लेट मी जूम अ लिटिल बिट। अब मैं ये खत्म कर दूं यहाँ से ताकि आपको ये देखने नजर आए। तो मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। मैं इस पे लगाना चाह रहा हूं बॉर्डर की प्रॉपर्टी। क्या अगर करा ऐसे तब से नहीं था लग रही ना तो कोई मसला नहीं, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ जब तक हम बॉर्डर पढ़ते नहीं हैं। मुझे वो क्लास भूली हुई है, लेकिन अगर मैं देखूँ ना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर की क्लास बड़ी इजीली देख सकता हूँ। वेयर इज बॉर्डर, ये रहा बॉर्डर की क्लास। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो मैं बॉर्डर की क्लास पहले देख लेता हूँ ताकि मुझे याद आए कि वो क्या रहा है। तो इसके लिए हमारे पास होता है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लगता है। बॉर्डर, बॉर्डर एंड बॉर्डर, ये बॉर्डर की बॉर्डर के अंदर कलर आ गए। ये सारे कलर ही आपको बाय डिफॉल्ट बॉर्डर पे देता है। तो बॉर्डर कलर अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर सेकेंडरी, बॉर्डर डेंजर। ठीक हो गया। अब आता है वापस इस पे स्टाइल लगाने की बजाय मैं बॉर्डर ही अप्लाई करता हूं। सो मैं ऐसे कहता हूं बॉर्डर लगाओ प्लस बॉर्डर कौन सा लगा दो, डेंजर। हियर वी गो। ठीक हो गया, ये बॉर्डर लग गया। बट ये बॉर्डर किसके ऊपर लगा है, पूरी डीप के ऊपर, पूरी डीप पे लगा है ना। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये जो कॉलम्स में डिवाइड हो रहा है ना ऐसे, उसका भी बॉर्डर शो हो, उनका भी बॉर्डर शो, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो इसका भी बेहतर हाल ये होगा मैं बॉर्डर यहाँ पे ना लगाऊं, यही हाल होगा ना, यहाँ पे ना लगाऊं पेरेंट पे। जो इसके चाइल्ड है ना, ये देखो ये वाले, इन पे लगा। अब ये समझाना, बॉर्डर लग गया हमारा। अब जैसे मैंने रो लगाया उसने इसको डिवाइड कर दिया। रो लगाने की वजह से क्या किया, 12 कॉलम में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 3 डिव्स हैं, तो देखिएगा एक डिव ये है,
सी डिव, तो उसने खुद ब खुद इनको 4 4 के अंदर डिवाइड कर दिया। 3 डिव थी ना, खुद ब खुद 4 4 में डिवाइड कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं एक और डिव ऐड कर देता हूँ तो इनको कितने में डिवाइड करेगा? 3 3 के अंदर। लेट्स चेक, मैं यही डिव कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिएगा ये 3 थे 4 बन, बट ये खुद को एडजस्ट भी कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, खुद को एडजस्ट भी करें। अब मैं जरा वहीं पे फिर वापस आता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए। ये देखो मैं इसे शॉर्ट करता हूँ, ये खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, ये देखो एडजस्ट कर रहे हैं अभी, ये देखो एडजस्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? एडजस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ये देखें, ये देखो जैसे ही मैं मजीद छोटे साइज पे जाता हूँ तो उसने क्या किया, पहला जो हमारे पास रो है उसको 4 4 में डिवाइड कर दिया, और जो एक कॉलम था उसको अकेले को 12 कह दिया, यानी कि 2 रोज बना दिए उसने। बात समझ आ रही? ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर रहा है। अच्छा, फिर मैं मजीद इसको, ये देखो अब उसने इसको 6 6 के अंदर डिवाइड कर दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब जरा वापस आते हैं, इसको बढ़ाते हैं। ये तो मैंने उस पे छोड़ा हुआ था कि भाई डिव्स का हिसाब रखो, 4 डिव्स थी तो वो 3 3 कर रहा था, 3 डिव्स थी तो वो 4 4 कर रहा था। मैं अपने से भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मैं अपने से भी उसे कह सकता हूँ कि भाई ये जो दरमियान वाला है ना, ये वाला कॉलम 2, इसको 6 कॉलम दे दो, और जो साइड वाले हैं उनको 3 3 दे दो। एट द एंड हमने प्लस करके बनाना उनको 12 ही है, 12 ही बनाना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब देखते हैं कैसे होगा। ये पहले तो मैं एक कॉलम यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये वाला कॉलम मैंने यहाँ से उड़ा दिया। अब मैं ना इनको नाम भी दे देता हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। किसको मैं 6 पे करना चाह रहा हूँ? कॉलम 2 को करना चाह रहा हूँ, बी वाले। मैं यहाँ पे आके कहूँगा कॉल 6, कि भाई इस अकेले को आपने 6 रखना है, बाकियों का नहीं मिलेगा। इस अकेले को आपने 6 पे एक्सपेंड रखना। लेट्स चेक, चेक उसने दरमियान वाले को 6 पे कर दिया, बाकियों को 3 3 पे ही रहने। बात समझ आ रही है? एट द एंड ये बनेंगे कितने? 12। तो ग्रिड सिस्टम इस तरह वर्क करता है। अब इस पूरे को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस कंटेनर के नीचे एक और कंटेनर ले लेता हूँ, तब भी ये वर्क करेगा। जितने मर्जी कंटेनर, इट मींस। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ वापस, एक और एग्जांपल दिखाने के लिए बैक आ जाते हैं। ये तो मैंने अब आपको साथ ही बॉर्डर भी पढ़ा दिया, ठीक हो गया। ये कंटेनर था हमारा, ग्रिड पे जाते हैं जरा। ये रहा ग्रिड। अच्छा जी, अब ये जरा थोड़ा सा नीचे आके भी थोड़ा मजीद देख लें। ये देखो, अब इसके अंदर इसने क्या किया होगा, इसको कितने 6 और इसको 6, ये चेक कर लो। कॉलम कॉलम, अच्छा कॉलम 6 उसने नहीं भी लिखा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कॉलम 6 लिख भी देंगे तब भी वही बात है, नहीं लिखेंगे तब भी वो खुद ब खुद 6 6 में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे 3, इधर कितने आए होंगे? 4। ये वही चीज है, कॉल लगाया हो। अब आगे इसके कॉल लगा दो तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली दे देगा। बात वही है। इसको मैंने वाइडर अभी करके दिखाया, कैसे करके दिखाया? कॉल 6 लगाया था जी, ये चेक करें उसने क्या लगाया? बात वही है जो मैंने कराया। यही चीजें चलेंगी, कॉल चलेगा, 1 2 3 4 5 चलेगा। ये कुछ क्लासेस आपको याद हो जाएंगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, इमेजिन करें जरा। यहाँ पे इसने ये किया होगा, इसको 2 कह दिया होगा, इसको 4 और 4 कह दिया होगा, सम हो, मुझे ये फील हो रहा है। लेट्स चेक, क्या कह रहे हैं? और कॉलम लार्ज ले लिया, ये देखो वही किया है ना, कॉलम 2 ले लिया इसने 1/3 को, और इसको भी 2। जब दोनों को 2 2 स्पेसिफाई कर दिया, 4 हो गया। 8 स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, वो 8 जो बाकी बचेगा वो एक को ही प्रोवाइड करेगा ना। आपने साइड वाले दोनों का डिफाइन कर दिया। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती थी, दरमियान वाले का 8 डिफाइन कर देते, वो 2 2 खुद ही डिफाइन कर देता दोनों का लेफ्ट और राइट का। बात
अंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर दें तब भी ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक कर देते हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस जब हो रही होती है ना, तब भी वो उसका ख्याल रखते हैं कि मैंने इसको 2 के बराबर ही रखना है या मैंने 8 के बराबर ही रखना है। ओके जी, ये कॉलम्स आ गए, ये देखें इसने कॉल 8 कर दिया, ये कॉल 4 कर दिया, वही बात हो रही है, इसको आप जिस तरह मर्जी दें। अब आते हैं नीचे कॉलम्स का इसका एक टॉपिक, ये रहा कॉलम्स। आपके सामने ये है अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, फिर अलाइन, और ये हम यूज नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ ये कॉलम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं जो मैंने इससे ऊपर करवाया है, दिस वन ग्रिड सिस्टम। आपने एक ही यूज करना है, या ग्रिड यूज करना है या आपने फ्लेक्स बॉक्स करना है। ये जो कॉलम वाला है ये फ्लेक्स बॉक्स है और ये ग्रिड है, तो मैं पर्सनली ग्रिड को पसंद करता हूं क्योंकि ये आसान होता है और ये 12 कॉलम्स के अंदर आपको डिवाइड कर देगा, उसके हिसाब आप इसको एंड पे भी ले जा सकते हैं, स्टार्ट में भी ले जा सकते हैं, कॉलम्स का सिर्फ आपको हिसाब रखना पड़ता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो इससे नीचे वाला कॉलम सिस्टम आ रहा है वो टोटली बेस कर रहा होता है आपके फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, अलाइन आइटम स्टार्ट, एंड, सेंटर, इस तरह की चीजों के ऊपर, तो वो यूज कर लें, ये बात एक ही है, लेकिन मैं ग्रिड सिस्टम रिकमेंड करूंगा, आप ये यूज करें। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली सीएसएस का ग्रिड भी उन्होंने पढ़ाया है हुआ, लेकिन ये मकसद नहीं हमारा। अब आए जरा कलर्स के ऊपर, ये कलर ना उन्होंने 7-8 दिए हैं बस आप, और ये 7-8 कलर थ्रू आउट द वेबसाइट रहेंगे, यही कलर टेक्स्ट पे भी अप्लाई होंगे, यही कलर बॉर्डर पे भी होंगे, बैकग्राउंड पे भी होंगे, यानी कि जहां भी कलर आता है ना वहां पे ये 7-8 के अप्लाई होंगे। अगर आपने इसके अलावा कलर अप्लाई करना है तो फिर आपको सीएसएस अपनी अटैच करनी पड़ेगी, यानी कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो आप कर लेंगे। 8 कलर कौन कौन से हैं जी, वो है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास है प्राइमरी, प्राइमरी कलर शो होता है ब्लू को, यानी कि आपने प्राइमरी कलर लगाना तो आप ब्लू कलर लगाना तो आप लिखेंगे प्राइमरी। फिर आता है सक्सेस, सक्सेस शो करता है ग्रीन को। इन्होंने कलर के नाम रखे हैं उनके काम की वजह से कि ये कलर किस काम के लिए यूज है। सक्सेस कब होती है, जब आपका मैसेज सेंड हो जाता है, डबल टिक हो जाता है ना उसको, या कोई पेमेंट रिसीव हो जाती है, पेमेंट सेंड हो जाती है, फिर ग्रीन कलर आता है। डेंजर रेड कलर, जब कोई डेंजर होता है, अलर्ट शो करवाना होता है, एरर शो करवाना होता है, तो देखो उन्होंने कलर का नाम ही डेंजर रख दिया। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज कहाँ यूज होंगी ये देख लें साथ साथ। वार्निंग येलो है, इन्फो है, लाइट कलर है, डार्क कलर भी है, बस ये कलर हमें मिलते हैं सीएसएस के अंदर। अब इसको लगा के देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। अगर मैं आता हूं यहां से, टाइपोग्राफी के ऊपर देखें, आप आज से पहले हेडिंग्स कैसे बनाते रहे हैं, H1 लगा के। अब आपने H1 लगा के भी हेडिंग्स नहीं बनानी, उसके लिए भी बूटस्ट्रैप अवेलेबल है। लेट्स सी हाउ। अभी मेरे पास ये हेडिंग एक बनी हुई है H1, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी ये H1 हटा के ये देखिएगा, मैंने एक डिव लिया, डिव के अंदर लिखा बूटस्ट्रैप 5, ये हमें शो होगा, एक नॉर्मल शो होगा। अब मुझे इसको क्या बनाना है, H1 हेडिंग, मैं यहाँ पे आके क्लास H1 लगा दूँ, इसमें और उसमें कोई फर्क है? नो। तो आप जब क्लास H1 लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट भी बूटस्ट्रैप का हायरार्की सिस्टम आ जाएगा, तो हर चीज आपको बूटस्ट्रैप में मिलेगी, इवन के हेडिंग्स। आगे मूव करते हैं, तो ये सारी हेडिंग्स आपने लगा के देख ली, H6 तक ही रहेंगी ये, बस आपने क्लास लगाते जाना है। ये देखिए क्लास H1 H2 H3 ऑल गुड, यस। अच्छा, अब मैं जरा आपको टेक्स्ट कलर पढ़ाता हूँ, टेक्स्ट कलर।
फोटोग्राफी इमेजेस। अब आपने इमेज लगाना सीखा हुआ है ना, इमेज का टैग लगा, लेकिन वो जो इमेज होती है ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, छोटी होती जाती है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, यानी कि स्टैग नहीं हो सकती वो एक दूसरे को। आपने जब भी इमेज लगानी है उसके लिए आपने इमेज की क्लास यूज करनी। इमेज फ्लूड, फ्लूड किस चीज को शो करता है? 100% 100% ही रहेगी सारी जगहों पे। देखा वो फ्लूड, स्मॉल, एक्स्ट्रा वो सारे सेम ही रहेंगे। आपने इमेज फ्लूड का टैग यूज करना, क्लास इमेज फ्लूड, और इमेज वही इमेज का सोर्स के अंदर क्या आएगा, उस इमेज का सोर्स, अल्टरनेटिव के अंदर क्या आएगा, उस इमेज का अल्टरनेटिव। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव बन जाए जब आप ये एक सिंगल क्लास है। फिर आपने थंबनेल लगाने होते हैं ना इस तरह के। अब अगर ऐसा वैसे बनाना पड़ता, मैं पहले इमेज लगाता, फिर उस इमेज को हाइट और विड्थ देता, साइड पे जाके एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप कहेंगे इमेज थंबनेल, दैट्स इट। उन्होंने थंबनेल के पीछे खुद ही डिफाइन किया होगा इसकी हाइट क्या होनी है, इसकी विड्थ क्या होनी है। बात समझ आ रही है? आगे चलो। फिर आपने इमेजेस को अलाइन भी करना होता है। अगर मैंने 3 इमेजेस लगाई हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी ना, उनके बाय डिफॉल्ट उनका डिस्प्ले क्या होता है, क्या होता है डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट इमेज का ब्लॉक, वो आगे किसी को नहीं आने देता। तो अगर मैंने तीनों को साथ साथ रखना है, मुझे डिस्प्ले क्या करना पड़ेगा, इनलाइन करके फिर मुझे मार्जिन पैडिंग सेट करनी पड़ेगी उनको थोड़ा थोड़ा दूर करने के लिए। यहाँ पे ये नहीं करना पड़ेगा। आपने दोनों इमेजेस लगाई हैं, दोनों इमेजेस को लगा दें, फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, स्टार्ट और एंड पढ़ा हुआ है आपने पहले, लेफ्ट को शो करता है और एंड आप शो करता है राइट को। राउंडेड बॉर्डर रेडियस पढ़ा हुआ है आपने, जो राउंड करता है, वो नहीं यूज करना, उसकी जगह राउंडेड की प्रॉपर्टी यूज करनी। अब चाहे राउंडेड इमेज पे लगा लो, बटन पे लगा लो, जिस पे मर्जी लगा लो, वो राउंड हो जाएगी। ये देखेंगे थोड़े से कॉर्नर राउंडेड आ रहे हैं। अब ये राउंडेड यूज करने का फायदा ये है कि आपको राउंडेड 50 पिक्सल लगाते थे, वो टोटली सर्कल बना देता था ना। जब आप बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल करते थे वो टोटली सर्कल बना देता था। यहाँ पे आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट जो इंटरनेशनल वैल्यूज चलती हैं, सारे डेवलपर यूज करते हैं, वो देखें लिखी पड़ी। तो अब आपने जो भी काम करते हैं ना सीएसएस के अंदर, वो आपने ढूंढना है कि बूटस्ट्रैप से कैसे होगा वो, और आपको उसकी क्लास मिलेगी, उसी क्लास को आपने यूज करते हुए जो है वो काम कर रहे होना है। लेट्स मूव फर्दर। अब इसको मैंने सेंटर में रखना है। अब देखो इसको सेंटर में किया है ना, इसका मतलब है लेफ्ट लाइन से भी मार्जिन छोड़ा हुआ है, राइट से भी छोड़ा हुआ, वैसे ही है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन लगाने के लिए m यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? m स्टैंड फॉर मार्जिन। ये देखिए जरा, एक हमारे पास mx होता है, एक my होता है, एक होता है px, एक होता है py। अच्छा ये px पिक्सल वाला नहीं है। m स्टैंड फॉर मार्जिन, x स्टैंड फॉर लेफ्ट प्लस राइट, भाई दोनों साइडों। y स्टैंड फॉर टॉप, इसी तरह p स्टैंड फॉर पैडिंग ऑन लेफ्ट एंड राइट, ऑन टॉप एंड बॉटम। यानी कि इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि पूरी बूटस्ट्रैप में जब कहीं x आएगा तो वो टॉप और बॉटम को शो करेगा, कहीं y आएगा तो वो y आएगा तो टॉप बॉटम को, और x आएगा तो लेफ्ट राइट को, और p आएगा तो पैडिंग को, और m आएगा तो मार्जिन। अब देखो उसने का मार्जिन लो कहाँ पे, लेफ्ट और राइट पे। ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिकली, यानी कि फ्रीली छोड़ना चाहिए, उसको एडजस्ट करो अपने हिसाब से। जिस तरह विड्थ 100% देते थे ना, 100% ऑटो ही होता है कि 100% आप पूरी स्क्रीन साइज के मुताबिक ले रहे हैं। हियर वी गो, ये क्लास भी कवर हुई। अच्छा, डी ब्लॉक, डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले, यानी कि ऐसे ही है जैसे हम सीएसएस के अंदर जाके लिखते थे डिस्प्ले कॉलन ब्लॉक, डिस्प्ले कॉलन इनलाइन, तो उसके लिए डी ब्लॉक आएगा, डी इनलाइन आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो जस्ट क्लासेस आपको होनी चाहिए, आप बड़ी स्पीड से वेबसाइट बना देते हैं आपके सामने। आपको बार बार एलिमेंट नहीं देखना पड़ता कि इसको मैंने क्लास कौन सी लगाई थी, वहाँ पे कौन सी लगाऊंगा, ये सारा कुछ ऐसे होगा। आगे चलेंगे, ये सिंपल सा लगा दिया गया। इसमें उन्होंने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया, टेक्स्ट सेंटर। अब देखो टेक्स्ट लाइन यूज करते थे ना, उसके लिए टेक्स्ट सेंटर की प्रॉपर्टी हमारे पास टेक्स्ट को
आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये सारी पढ़ाने से पहले नोट करवा देता हूँ कि भाई इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये वाले टैब इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी टाइपोग्राफी पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट था, ग्रिड पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट था, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बताता हूँ जो 99% आप उस पर आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, नोट कर लेंगे। और उनमें से मैं मैक्सिमम अभी पढ़ा दूंगा, बाकी आप देख लीजिएगा, अदरवाइज हम फिर कर लेंगे कल। देखें जी, ये साइड पैनल आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होता है कंटेनर, ग्रिड, ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर आप लेट मी टेल यूटिलिटीज के अंदर क्या है, ये देखिए यूटिलिटीज के अंदर फ्लेक्स बॉक्स पड़ा हुआ है, हमने ये तो नहीं पढ़ना। अच्छा, फिर आता है टाइपोग्राफी का इंपॉर्टेंट है, टाइपोग्राफी जिसके अंदर आपको H1 हेडिंग मिल जाती है। और ये H1 हेडिंग नहीं सिर्फ मिलती, ये देखो और भी बड़ा कुछ मिलता है। अब ये डिस्प्ले इस तरह का हम कब बनाते थे, फॉन्ट वेट लगा के, याद करो फॉन्ट वेट 100 करते थे तो वो ऐसा बन जाता था ना, याद नहीं आ रहा यार जी सर। उसकी बात में इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले, यानी कि H1 लगाया आपने, वो बाय डिफॉल्ट आप बहुत बोल्ड आ रहा है। हम क्या करते थे, H1 को टारगेट करके फॉन्ट वेट 100 कर देते थे, 200 कर देते थे। अब आपने उसकी जगह पे H1 को हटा के उसकी जगह लिख देना डिस्प्ले 1, वो रहनी H1 हेडिंग ही है लेकिन उसका फॉन्ट वेट नॉर्मलाइज हो जाए। नीचे आ जाए, अगर आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, क्रॉस करना है, अंडरलाइन करना है, उसके लिए भी ये देखें यहाँ पे सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, ये आपने आगे देख लेनी, ब्लॉक आउट अवेलेबल है, ये भी आपने देख लेना, जस्ट क्लासेस अटैच हो जाए। फिर उसके बाद इमेज का टैग इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद टेबल का टैग इंपॉर्टेंट है, टेबल भी साथ ही पढ़ लेते हैं लेकिन नोट कर लेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टेबल के अंदर ये होता है, आप सिंपल कोई भी टेबल बना रहे होते हैं, ठीक है भाई टेबल बना रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने ऐसा टेबल बनाना कि मैंने कलर 1 बाय 1 देना, तो आपको याद आ रहा है कि हम फिर अगर ऐसा खुद बनाना चाहें तो हम ये जो TR लेंगे, TR के अंदर कोई ना कोई क्लास आईडी लगाएंगे, उसको फिर वहां पे जाके बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, फिर अगली TR पे बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, फिर अगली पे लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना 1 बाय 1। यहाँ पे हम इस चीज से बच जाएंगे। ये देखो आपने क्या करना है, ये टेबल बना है हमारे पास, ये TR बनी हुई है, क्लास टेबल प्राइमरी, टेबल प्राइमरी, प्राइमरी कलर किसको शो करता है, ब्लू कलर को, सेकेंडरी कलर डिफरेंट कलर को, सक्सेस कलर ग्रीन कलर को। तो ये देखो जो कलर चाहिए आपने टेबल डेंजर रेड कलर की को बोलते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात। तो जस्ट आपने क्लासेस अप्लाई करनी है, बाकी सारा कोड वही रहता है। आगे चलें सर, इसके अलावा भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं? ये तो मैंने बताया, इसके अलावा ऐड करने के लिए आपने CSS अटैच करनी है। जहां भी आप ये क्लास लगा रहे हैं टेबल सेकेंडरी, अब आप वो नहीं ना लगाएंगे क्योंकि आपने सेकेंडरी कलर नहीं लेना, इसकी जगह पे आप अपनी क्लास लगा देंगे जो भी आप कलर लगाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सेम क्लास को हम अपनी CSS में तो नहीं डाल सकते? नहीं सेम ना डालिए, उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सेम कैसे, सेम ये भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टेबल सक्सेस जो है इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कलर क्या लगा है, ग्रीन। आप टेबल सक्सेस को ही कॉल करें, एक्सटर्नल के अंदर कलर रेड कर दें, चेंज तो वो हो जाएगा, लेकिन वो जो ग्रीन आ रहा है बाय डिफॉल्ट लोडिंग पे, वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। हो सकता है कभी वो आपको ग्रीन शो हो जाए, हो सकता है कभी वो आपको रेड, क्योंकि मैंने स्पेसिफिसिटी का टॉपिक पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिसिटी बताई थी सिर्फ क्लास आईडी वगैरह की। स्पेसिफिसिटी इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल की भी होती है। सबसे पहले एक्सटेंडर सीजन से अगर ट्राई करनी तो क्या करें? मैं वही तो बता रहा हूँ यहाँ सिर्फ टेबल स्ट्राइप यूज करें, और ये सारी प्रैक्टिस आपने करके देखनी है। पहले कोई टेबल बना लीजिएगा, जस्ट क्लासेस अटैच करके देखिएगा क्या फर्क पड़ता है, बस इतना सा काम है। इससे ये होता है एक को छोड़ के एक को लाइट कर देता है, एक को छोड़ के एक को, ये देखिए इसको कर दिया, इसको छोड़ दिया वाइट, इसको कर दिया, फिर आपका टेबल जितना भी होगा उसकी एक को छोड़ के, यानी कि एक कलर ऐड कर रहा है एक साथ। ओके, फिर अगर आपने ये सारे ब्लैक करना हो, ब्लैक और लाइट ब्लैक इस तरह का, तो टेबल डार्क, टेबल स्ट्राइप, डार्क कलर आ चुका है ना पीछे, डार्क ही रहेगा। इसी तरह डेंजर कर लो, सक्सेस कर लो, कुछ भी कर लो। ऐसे ही सेम है यार, ये आप ये देखो टेबल सक्सेस कर लिया तो वो ग्रीन हो गई, मैं बोल चुका हूँ बात, तो आपने ये खुद ये सारा नीचे तक देख लिया। आगे आ जाएंगे,
फिगर को छोड़ दें, इसका नहीं। फिर आ जाए फॉर्म के ऊपर। फॉर्म वाला हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट वाला, इसमें आता है सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल्स। देखें ये फॉर्म बना है हमारा। अच्छा इस व्यू को हम ये इसका क्या मतलब है, MB3 का मार्जिन बॉटम से 3 पिक्सल, 3 को उन्होंने पीछे से डिफाइन किया। तो ये नहीं कि ये बॉटम से आपको मार्जिन दे देगा 3 पिक्सल। अगर यहाँ पे होता है MT मार्जिन टॉप, ML मार्जिन लेफ्ट, MR मार्जिन राइट, ये कुछ टर्म्स आपने याद रखनी। ओके वो तो आपने MX और MY नहीं बताया होगा। यार ये देखो MX और Y बताया जब आप दोनों को चेंज करना चाहते हो एट अ टाइम। बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट और चीज है ना, और चीज है ना। जब मैं बॉर्डर को एक ही वैल्यू देता हूँ, ये देखिएगा 18 कहता हूँ, तो चारों साइडों पे 18 हो गया। जब मैं इसको कहता हूँ 10, इसका मतलब ये किस पे अप्लाई होगा, बॉटम। अब मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यही सेम चीज यहाँ पे MX दोनों। अब मैं इसको लिख सकता हूँ MR के नहीं भाई सिर्फ राइट साइड पे अप्लाई करो मार्जिन, ML नहीं भाई लेफ्ट साइड पे अप्लाई करो, MT नहीं भाई टॉप के ऊपर अप्लाई करो, MB। और ये जो चारों हैं ये चारों P के साथ भी लग जाएंगे, पैराग्राफ के साथ, सॉरी पैडिंग के साथ भी लग जाएंगे, पैडिंग टॉप पैडिंग राइट। ओके ये देखें यार, जब हम लेबल बनाते हैं उसको एक लेबल वो शो तो कर देता है। अगर आपने उसको फर्दर इस तरह का लेबल शो करवाना है, ये देखें जैसे ऊपर पासवर्ड नजर आ रहा है, आपने कौन सी क्लास लगानी है, फॉर्म लेबल। ये नहीं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारी चीजें, और उसके ऊपर आउटपुट भी आपको नजर आ रही। यही रीजन है कि बूटस्ट्रैप एक ही लेक्चर में कवर हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर इसके अंदर क्लासेस ही होती हैं। तो अगर आपने CSS अच्छी पढ़ी है तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अभी CSS में हमने अगर ये डिस्कस ना किया होता, डायरेक्ट हम इस पे आते, तो आपको समझ नहीं आना था कि मार्जिन क्या था, पैडिंग क्या था। तो इस वजह से हम CSS पढ़ते हैं कि नेक्स्ट लाइब्रेरी की समझ आ जाए, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकें। सेम गोज फॉर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम उस लेवल तक पढ़ेंगे कि हमें रिएक्ट के अंदर समझ आए कि कैसे कंपोनेंट्स लाने हैं, एरो फंक्शन ये वो समझ आए, उतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। वरना हमने प्योर वनीला जावास्क्रिप्ट कहीं पे भी अप्लाई नहीं करनी होती, CSS कहीं पे भी प्योर अप्लाई नहीं करनी होती, चेंजेस करते हुए हमने अप्लाई करनी होती। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी? अब इसी पॉइंट में एक और फर्क सुन लें, टेलविंड में और बूटस्ट्रैप में। मैं आपको टेलविंड पढ़ाऊंगा जब रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ तब उसके साथ कनेक्ट करें। इसके अंदर 9 कलर आए ना अभी हमारे पास, डार्क, डेंजर, सक्सेस, ये हो। टेलविंड के अंदर 1000 से ज्यादा कलर हैं। बस इतना फर्क है कि टेलविंड आपको ज्यादा क्लासेस देती है, इसके अंदर आपके पास लिमिटेड क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में। दैट्स द मेन रीजन कि जितने भी अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टेलविंड में प्रेफर क्यों किए जाते हैं, उसके अंदर ज्यादा फंक्शनैलिटी है, ज्यादा तरह के कलर्स को डील कर सकते हैं, ज्यादा तरह की बॉर्डर, पैडिंग, ये वो सब चीजों को डील कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर ली मेरी बात? फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लगाते थे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। अब अगर आप सिंपल लगाते थे वो सिंपल ही शो होती थी। ये देखो ये एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगी हुई है। अब ये जो इतनी वाइड हुई है, आपकी सिलेक्टेड की क्लास होती है जिसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट करवाना है, यानी कि शो करवाना है ये सिलेक्टेड की क्लास। लाइफ आसान हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बाकी सारा वही रहेगा। फिर इसकी साइज चेंज होगा। आपके पास जो सिलेक्ट स्टेटमेंट थी उसका साइज सिर्फ यही रहता था। अब अगर आपको इसका साइज कुछ चेंज करना पड़ता, आप इसको कोई क्लास लगाते, पैडिंग लगाते, पैडिंग लगाएंगे तो ये वाला दरमियान वाला साइज बढ़ेगा ना, ऐसा ही है। फॉन्ट साइज बढ़ाते इसका ताकि इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाए, जबकि यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ना था, ये रहे क्लास फॉर्म सेलेक्ट LG स्टैंड्स फॉर लार्ज, MB3 मतलब मार्जिन, ये सिर्फ क्लास लगानी पड़नी थी आपको इतनी, और आपके पास ये ऊपर वाला आ जाए। फिर नीचे में क्या ले रहा है वो, SM स्टैंड फॉर स्मॉल। तो जिस लेवल का आपको चाहिए आप वो फिर ये देखो ये भी इस तरह की भी सिलेक्ट स्टेटमेंट है। आपके पास जस्ट ड्रॉप डाउन वाली आ रही थी ना, ये देखो इस तरह की बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको मल्टीपल कौन सी क्लास ऐड करनी पड़ेगी, मल्टीपल की क्लास ऐड करनी। दैट्स इट।
ये सारी बात है जिसका सिलेक्टेड हमने पीछे ऐड किया। और अगर प्योर HTML की बात करूं उसके अंदर डिसेबल का टैग हम अकेला ही ऐड कर रहे थे, और भी था एक हमारे पास डिसेबल के अलावा रिक्वायर्ड का टैग अकेला ही ऐड कर रहे थे। इस तरह ये भी सिंगल टैग, बाकी सारा कुछ वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ। ओके, इसको भी आपने देख लेना। फिर चेक बॉक्स और रेडियो बटन आ जाए। ये देखो ये चेक बॉक्स आ रहे हैं, ये सिंपल आपके पास बन रहे होते थे ऐसे ही है, बट इसके अंदर फर्क ये आ रहा है उन्होंने क्लास लगा दिया फॉर्म चेक लेबल जस्ट। अब नीचे ये देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है फॉर्म चेक, जस्ट क्लास के लिए फॉर्म चेक। फिर आपने इसको डिसेबल करना है, हम उस पर डिसेबल का कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पे भी आप डिसेबल का कीवर्ड यूज कर सकते। रेडियो बटन, लेकिन हमारे रेडियो बटन मेरा ख्याल है ऐसे ही नहीं शो होते थे, उसके अंदर डॉट शो होता था, फर्क नजर आया थोड़ा सा। तो ये उन्होंने आउटर के ऊपर ये किया हुआ, ये सिर्फ कैसे हुआ, सिर्फ यहाँ पे लगाया गया है फॉर्म चेक इनपुट फॉर्म चेक लेबल, यानी कि जो लेबल है उसके अंदर लेबल की क्लास लगा दो, इनपुट के अंदर इनपुट की, और फॉर्म चेक लगा दो। टाइप रेडियो ही रहेगी, सारी सी बात है, दैट्स इट। ये हमारा रेडियो बटन ऐसे, फिर डिसेबल डिसेबल ही रहेगा। ये स्विचेस हैं, हम देखो ये स्विचेस आप यूज कर सकते, सिर्फ एक क्लास ऐड करनी है आपने, आपके पास स्विचेस आ जाएंगे सारे। वो कौन सी है जी, फॉर्म चेक फॉर्म स्विच, जस्ट फॉर्म स्विच ऐड करेंगे वो स्विच आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, मुश्किल कोई चीज नहीं है, इसको भी आपने देख लिया। रेंज का एट्रीब्यूट भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे चीज। रेंज वही स्लाइडर एक देता था आपको, वैसा ही है ये ऐसा स्लाइडर। तो ये स्लाइडर मजीद मॉडिफाई हो सकता है जब आप यहाँ पे आके क्लासेस वगैरह लगा दें। फिर आता है, इनको भी देख लीजिएगा, फॉर्म वाला सारा इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर क्लासेस ही आनी है, इसको देख लीजिएगा। देन आते हैं अलर्ट्स। अलर्ट लगाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है, क्योंकि अलर्ट क्या होता है, आपने अक्सर वेबसाइट लोड करके देखा हो, यहाँ पे कोई ऐड शो हो रहा होता है या कोई अलर्ट शो हो रहा होता है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉपअप आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। तो वो लगाने के लिए हमारे पास ये जरूरी है। बट अगर आप यहाँ पे आए, अलर्ट क्लास अलर्ट अलर्ट प्राइमरी से क्या होगा, बॉर्डर प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी। टेक्स्ट प्राइमरी क्या होगा, टेक्स्ट का कलर प्राइमरी। और इसी तरह टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, इससे क्या होगा, बैकग्राउंड प्राइमरी होगा। तो ये सारी क्लासेस इस तरह ही वर्क कर रही हैं, यानी कि आपको एक फार्मूला समझ आ जाना चाहिए, बाकी सारा कुछ ऐसे ही। यही वजह डेवलपर इसको पसंद करते हैं, यार हम इतना ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता, फार्मूले की मदद से सारा कुछ हो रहा है, वरना आपको सारी केसेस पढ़नी पड़ती है। अच्छा, फिर बटन्स आप लगाते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ BTN, उसके लिए क्या आ रहा है BTN। अच्छा, अगर आपने कलर देना है BTN प्राइमरी, जैसे ये देखो टेक्स्ट BG प्राइमरी BTN ऐसे ही बॉर्डर आ रहा था ना, बॉर्डर प्राइमरी। फार्मूला वही है, देखो हायरार्की सारी वही है, सेम ही रहेगी, ठीक हो गया। अब ये सारे ना आपने देखने हैं 1 बाय 1, ठीक हो गया, जो भी है इसको देखिएगा। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप से एक वेबसाइट छोटी सी बना के दिखाता हूँ। पहले मैं वेबसाइट समझाऊंगा, तभी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मैंने कैसे खोल लिया, कहाँ से। एक तो ये बूटस्ट्रैप में वो अलग अलग चीजें दी हुई है ना, बटन लगा के दिए हैं, ये इन्होंने कंपोनेंट बना के भी दिए हुए हैं आपको। अगर आप आए ना एग्जांपल्स के ऊपर, ये देखो इन्होंने आपको बने बनाए कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। देखो एक वेबसाइट के अंदर हर चीज हेडर होता ही होता है, उसके बाद हीरो होता ही होता है, फिर फीचर होता है, फिर साइड बार भी हो सकता है, फुटर भी आता है, ड्रॉप डाउन भी आता है, लिस्ट मॉडल सब कुछ आ रहा है बना बनाया इनिशियल लेवल पे। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है, असल मसला है इसके कोड को कॉपी करना। ये बूटस्ट्रैप आपको आसानी से कॉपी नहीं करने देती। लेट्स चेक दैट कैसे। मैं देखो यहाँ पे आया हेडर में, अब ये मेरे पास डिफरेंट नैब बार आ रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने इस तरह का नैब बार कहीं ना कहीं देखा होगा, इस तरह के नैब बार कहीं ना कहीं आपने जरूर देखे होंगे, वो यहीं से लिए गए होते हैं। अब आपने यहाँ से नैब बार लेके कलर चेंज करना है, क्लाइंट के पेज का नाम है प्राइसिंग नहीं है, उसका नाम है स्पोर्ट, आप प्राइसिंग की जगह पे
कोड लिख दोगे इतना का आपको आना चाहिए जस्ट। अब इसको कॉपी करना असल मसला क्यों है, क्योंकि उन्होंने ना कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे कोड का कि जहाँ से आप कोड उठा लो इसको कॉपी करके लगा लो। किसी को है आइडिया कैसे होगा ये? इंस्पेक्टर यस, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएं। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे अंदर जाके इसका सारा कोड हम वहाँ से कॉपी कर रहे होंगे जो भी ये लगाया गया। लेट्स चेक हाउ। इसमें से मैं ये वाला नैप ले लेता हूँ, ये वाला जो भी ले, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं साइड लाइन पे लाऊंगा ताकि हमें अच्छा सा शो। यहाँ से मैं ये एरो को पिक करूँगा, इसको मैं नीचे कर दूंगा बेटा। अच्छा, अब मैं जब इसके ऊपर आ रहा हूँ आप देखिए, दोबारा देखिए, ये देखिए ये सारा इसे सिलेक्ट कर रहा है, ये सारा इसे सिलेक्ट कर रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे साइड के ऊपर ये दिखा दिया कि भाई आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, ये देखिए मैं कहता हूँ हाँ जी मैं इसको भी सिलेक्ट, इसको बट इससे पहले एक डिव भी है, ये देखिए तो मैं पूरी डिव को ही सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वाली डिव है। इसको कॉपी अब आपने कैसे करना है ये भी देखिए। ये साइड पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको? इस पे आप क्लिक करेंगे, कॉपी कॉपी ऐसे कॉपी होगा, कॉपी एलिमेंट पे ये कॉपी हो गया। अब मैं आऊँगा अपने वेब पेज में, यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ ds.html और इस पे मैं ये वाला कोड ला के पेस्ट कर दूँ। अब इसके अंदर सारी क्लासेस खुद ब खुद लगी हुई हैं बूटस्ट्रैप में, मुझे बूटस्ट्रैप भी अटैच करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ, और फिर मैं ये वाला लिंक भी कॉपी कर देता हूँ। ये दोनों लिंक लगाना है, CSS दोनों, CSS का भी और जावास्क्रिप्ट का, और ये बॉडी बंद होने से थोड़ा पहले रखना। अब मैं इसको कॉपी पास्ट करता हूँ, ये हमारे पास सेम नया पार्ट। अब इसके नीचे आता है हीरो सेक्शन, बैक आऊंगा, ये हीरो सेक्शन है, इसको बंद कर देता हूँ जरा। ये देखो ये डिफरेंट हीरो सेक्शन आ रहे हैं, आपने अक्सर इस तरह का सेक्शन देखा होगा कहीं। यस ये देखें ये भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये देखें ये कितना अच्छा है, मुझे ये पसंद आया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे। अब आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना आना चाहिए, ये टेक्स्ट चेंज कर देंगे सारा कुछ भाई। ओके, मैं इस पे भी राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसको पिक करूँगा और इस सारे को मैं ले लूँगा। ये देखिए ये पूरा हमारे पास क्या है, लिंक। 3 डॉट्स पे आऊँगा, कॉपी एलिमेंट, और इस डिव के नीचे ला के इसको पेस्ट कर। इतनी जल्दी है वेबसाइट में, अंडरस्टैंड का। फिर आगे आ जाए, फिर इसे नीचे वाला सेक्शन उठा लूँगा मैं। फिर इसके बाद फीचर्स का सेक्शन आता है, इसमें से ये देखें ये आपने इमेजेस का स्लाइड बनाने की जरूरत नहीं, इसके बैक एंड पे आप इमेज ही चेंज करें, चीजें चेंज करने लगा दें। मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है भाई, आवाज ना आए। ये सारे सिलेक्ट हो गया, मैंने जस्ट इतना सिलेक्ट इतना। ये देखिए ये डिव आ गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ये हमारे पास नीचे हुआ। अब ये जो फीचर टाइटल है, ये यहाँ पे ये लोगो शो हो रहे हैं, इसके अंदर ना हमने लोगो इंस्टॉल नहीं किए, लोगो लगाएंगे। अगर आप बैकएंड पे देखें ना इसके, ये उन्होंने कोई ना कोई लिंक्स लगाए हुए हैं, जो लिंक्स उनके अपनी वेबसाइट के ऊपर ही रिजाइड करते हैं। तो आपने इस href के आगे यहाँ पे क्या लगाना है, कलेक्शन की जगह पे जो भी आपका लिंक होगा, अगर लोकल लोगो पड़ा है तो लोकल लोगो उठा के यहाँ पे मॉडिफिकेशन करें। तो इस तरह आप यहाँ से सारे एलिमेंट्स को पिक करके कॉपी करके एक सिंपल सी वेबसाइट बना सकते हैं। एक तो ये काम, दूसरा जो मैंने 2 वेबसाइट्स आपको बताई हैं लेक्चर के स्टार्ट में,
पूरी टेम्पलेट पड़ी हुई हैं। अब आप अगर वहाँ से अपने पोर्टफोलियो के लिए टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो आप इस काबिल होंगे कि आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, लगा सकेंगे। बात समझ आ गई? Yes, sir. ये था हमारा बूटस्ट्रैप का लेक्चर। अब काफ़ी काम है, ये थोड़ा सा काम नहीं है, मुझे तकरीबन 2 घंटे होने को है, मैं आपको करवा रहा हूँ, 20 मिनट बाकी है। अभी लेक्चर मुकम्मल हुआ, मैंने थोड़ी सी एक और चीज़ करवानी है। अब सारे टूल सारा कुछ आपके पास है एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए विदाउट जावास्क्रिप्ट। जितना आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा टाइम में उतने आप बेहतर डेवलपर बनेंगे। आप सबको बराबर पढ़ा दिया। अब एक बच्चा रात को बैठ के इनके नोट्स भी बना लेता है, वो एक जगह पे सारी क्लासेस लिख लेता है जो इम्पोर्टेंट है, कलर बीजी, कलर मार्जिन लिख लेता है। अब इसका मतलब है उसको क्लासेस याद होगी, उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, वो काम करते हुए बेहतर अंदाजा हो। आपने कभी मार्जिन वाली डॉक्यूमेंटेशन पे गए ही नहीं है तो आप मार्जिन अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई हाईली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको देखिएगा, ये बूटस्ट्रैप है, यही सारा काम है। वो 2 वेबसाइट देखिएगा, उसमें से जो सी मर्जी चीज़ डाउनलोड करके उसको अपने कंटेंट के साथ मॉडिफाई करके डिप्लॉय करके आपने लेके आना। बात समझ आ गई? Yes, sir. एक वो असाइनमेंट, एक ये पढ़ना, 3 असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई यहाँ पे, ठीक है? प्लस साइड बार शो हो रही है। आप मुझे इनमें से कोई एक कॉपी कर लेना। कॉपी करने का तरीकाकार वही है, जैसे मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूं। ये आ गया, ये पूरी वीडियो आ गई मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ। सबसे ऊपर आके ये साइड बार लग गई, लेकिन ये साइड बार के अंदर वो इमेजेस वो नहीं शो है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले कि ये देखो एचएफ हमारे क्या पड़े हुए हैं, खाली आप इमेजेस लगाएंगे, लेकिन वो नीचे आ गया। उसकी हल ये होगा कि आप इन दोनों को एक ही कंटेनर में रखेंगे, यानी कि ये जो कंटेनर है इसको मैं उठा लूंगा, थोड़ा साइड को आ गया। ओके, ये तो हमने नैब बार से भी ऊपर लगा दी, नैब बार के नीचे रखना था इसे, क्योंकि नैब बार की मेन इंपॉर्टेंस होती है। नैब बार ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे ये आ जाती है साइड लाइन के लिए लगे, और ये आपके एलएमएस सिस्टम के अंदर यूज होते हैं साइड पैनल, वैसे वेबसाइट के अलग यूज नहीं होते। बात समझ आ रही है मेरी? मेरे पास ना 2-3 और वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी वेबसाइट इसी तरह बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स ही पड़ी हुई है। ये मैं मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आता है आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए ताकि आप उसको कर सको, उसको डिलीवर कर सको। वो तभी डिलीवर करेंगे जब आपको बेसिक्स के ऊपर प्रैक्टिस होगी कि क्लासेस कैसे चेंज होनी है, मार्जिन पैडिंग ये चीज़ें कैसे चेंज होनी। ऑल गुड? Yes, sir. ये था आज का लेक्चर। और एक लास्ट चीज़, थीम फॉरेस्ट को सभी जानते हैं, इस वेबसाइट को जानते हैं थीम फॉरेस्ट को? अच्छा, ये वेबसाइट वो है, पूरी दुनिया के जो डेवलपर्स हैं ना उन्होंने अपनी थीम भी बना ली, यहाँ पे बेचने के लिए लगानी नहीं है। क्लाइंट आता है, अब फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट के पास टाइम नहीं है तो वो एक प्रपोजल लिखे, अपवर्क के ऊपर पोस्ट करे, फिर किसी बंदे का इंटरव्यू करे, उसको हायर करे, फिर उसको मीटिंग में बताए भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। उसके बाद इतना टाइम नहीं है। वो यहाँ पे आता है, वेबसाइट आके पसंद करता है, पैसे पे करता है, जिसकी वो वेबसाइट होती है उसको कंटेंट चेंज करके डिलीवर कर देता है। इसके ऊपर सारी दुनिया की वेबसाइट पेड है, लेकिन जिस दिन बारिश होगी या चांद रात होगी या ईद के फौरन वाला दिन होगा, तो चांद रात में बच्चे कम आएंगे, ईद के फौरन बाद जो दिन आएगा उस दिन भी कम होगी अटेंडेंस। तो मैं यहाँ पे आपको जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना वो ऐसी होगा जैसे आपने खरीदी है, वो डाउनलोड करना सिखाएंगे, जिसे कहते हैं डेटा स्क्रैपिंग। डेटा स्क्रैपिंग एक एआई का आप समझ लें एक चीज़ है डेटा स्क्रैपिंग। तो मैं आपको वो वेबसाइट डाउनलोड करके दिखाऊंगा, HTML CSS बूटस्ट्रैप जिसमें भी वो बनी हुई है, वो वाली टेम्पलेट्स डाउनलोड करके दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? ताकि आप उसको भी यूटिलाइज। और इसमें देखें HTML में आता हूँ, इधर देखिएगा ज़रा, पर्सनल में आता हूँ, यहाँ पे आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाने के लिए ये देखो, ये मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन ये $9 की है। अब आप इस वेबसाइट को अगर डाउनलोड करेंगे, देखिएगा इसमें से ये
4 इसके 5 6 3 है। मैं ये वाला ले लेता हूँ, चलो व्यू डैम। अब मैं आपको इस वेबसाइट को डाउनलोड करना सिखाऊंगा विद ऑल द फाइल्स एंड रिसोर्सेज। आप क्या करेंगे, यहाँ अपना नाम चेंज करेंगे, इमेज लगाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे, ये सारा कुछ सेट करेंगे। आपका पोर्टफोलियो रेडी। ये $9 की वेबसाइट। तो मैं आपको इसी तरह जब क्लाइंट हमारे पास अक्सर आता है काम से, हम क्लाइंट कहते हैं यार थीम फॉरेस्ट पे जाओ, जो वेबसाइट तुम्हें पसंद आती है ना वो ले आओ, हम आपको वो फ्री में देंगे। हम आपसे वो $9-10 या $30 चार्ज नहीं करेंगे। अब हमने भी फ्री में डाउनलोड करनी होती है, लेकिन वो फ्री वाली नहीं होती, और यहाँ फ्री में डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं। आप खरीदेंगे तो आपको फाइल मिलेगी ना, तो वो बस एक ट्रिक है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको ले सकते हैं बिना कोई पैसे पे। अब मैं आपको अपने जो अभी प्रीवियस बैच गुजरा है एजेके और जीबी वाला, आप तो फिर भी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, पंजाब के पढ़े लिखे हैं। जीबी के स्टूडेंट प्योर पहाड़ी स्टूडेंट थे। अच्छा हुआ क्या, माउस है ना, उन्हें मैं कह रहा हूँ राइट क्लिक कर लो, वो दरमियान वाला बटन प्रेस किए जाए। मतलब इस लेवल के वो बच्चे थे कि उनको यही नहीं पता था राइट क्लिक क्या होता है। मैं आपको उनके प्रोजेक्ट दिखाने लगा हूँ जो मैंने फाइनल डे के ऊपर उनको कहा था अपने प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवा दो, जिस समय आपको गूगल फॉर्म देगा, मैं उनके प्रोजेक्ट दिखाने लगा हूँ। तो भाई अगर वो कर सकते हैं जिनको माउस का नहीं पता, तो आपको तो फिर एक्स्ट्रा करना चाहिए ना। लेट्स चेक। मैं अपनी जीमेल ओपन कर, ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाने लगा हूँ कि भाई